current syllabus Android development. So today I am discuss introduction to Android chapter 1 and this syllabus is a 6 semester CS and IT. तो 6 सेमेस्टर के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टूडेंट में 2026 में जो बीटीयूपी के सिलेबस के अनुसार एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है एंड्रॉयड डेवलपमेंट। सो आज उसका पूरा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। सो यहाँ पे नोट किया जाए, लिख सकते हैं बी टी ई यूपी 2026 वन शॉट। यहाँ पे ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। ये पीडीएफ ऑलरेडी 27 पेजेस की है जिसमें पूरा एंड्रॉइड सिलेबस को कवर किया गया है। एंड अगर इसमें इंक्लूडेड क्वेश्चन को देख के अगर जाते हैं तो 100% 45 प्लस नंबर फिक्स। सो अगर चैप्टर 1 की बात करें तो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉइड। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ एंड्रॉइड को समझते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ एंड्रॉइड को मेंशन किया गया है कि सबसे पहले 2003 में शुरू जब एंड्रॉइड आईएनएफसी की स्थापना की गई, मतलब एंड्रॉइड का जो शुरुआत हुआ 2003 में किया गया जब एंड्रॉइड आईएनसी की स्थापना की गई। एंड फिर उसके बाद रिच माइनर एंड एडी रूबिन नाम के वैज्ञानिक ने एंड्रॉइड को कैलिफोर्निया अमेरिका में 2003 में शुरू जब एंड्रॉइड आईएनएफसी की स्थापना हुई, जिन्होंने स्थापित किया वो एडिन रूबिन एंड रिच माइनर थे। इन्होंने एंड्रॉइड की शुरुआत कैलिफोर्निया अमेरिका में की। सबसे पहले एंड्रॉइड का जो यूज था इसे डिजिटल कैमरा के लिए ओएस सिस्टम में यूज किया गया, मतलब डिजिटल कैमरा के लिए ओएस सिस्टम में यूज किया गया। एंड 17 अगस्त 2005 गूगल ने खरीद लिया, मतलब रिच माइनर एडी रूबिन से गूगल ने 17 अगस्त को एंड्रॉइड को परचेस कर लिया। एंड फिर गूगल ने एंड्रॉइड को ओपन सोर्स कर दिया। गूगल ने जब 17 अगस्त 2005 को गूगल ने रिच माइनर एडी रूबिन से एंड्रॉइड को परचेस कर लिया, फिर उसने एंड्रॉइड को ओपन सोर्स कर दिया। ओपन सोर्स मतलब फ्री कर दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसे सभी यूज कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी पेड परमिशन देने की जरूरत नहीं होगी। एंड फिर 2008 में एंड्रॉइड फोन आया जिसका नाम था HTC। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि 2008 में फर्स्ट एंड्रॉइड फोन कौन सा था, एंड उसका नाम था HTC ड्रीम। सो यहाँ तक हिस्ट्री इन एंड्रॉइड सिंपल एंड लोकल लैंग्वेज में। हिस्ट्री ऑफ एंड्रॉइड 2003 में शुरू किया गया एंड्रॉइड, रिच माइनर एडी रूबिन कैलिफोर्निया अमेरिका। एंड डिजिटल कैमरा में इसका सबसे पहले यूज किया गया। 17 अगस्त को 2005 में गूगल ने रिच माइनर एडी रूबिन से खरीद लिया, फिर गूगल ने इसे ओपन सोर्स कर दिया। एंड 2008 में फर्स्ट एंड्रॉइड आया जिसका नाम था HTC। सो नेक्स्ट टॉपिक, सेकेंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑफ एंड्रॉइड, मतलब कि जो पहला क्वेश्चन है इस तरह पूछा जा सकता है कि हिस्ट्री ऑफ एंड्रॉइड एंड एंड्रॉइड को समझाएं। तो सबसे पहले हिस्ट्री को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। एंड फिर उसके बाद हमें कॉन्सेप्ट को समझाना होगा कि एंड्रॉइड क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, यूजेज, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ एंड्रॉइड को समझते हैं। एंड्रॉइड इज अ लिनक्स बेस्ड ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब एंड्रॉइड जो है वो एक लिनक्स बेस्ड ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे डेवलप गूगल ने किया। मतलब कि जब रिच माइनर एंड एडी रूबिन ने एंड्रॉइड को बनाया था उसके बाद गूगल ने उसे परचेस कर लिया। यहाँ पर रिच माइनर एंड एडी रूबिन ने जब एंड्रॉइड को बनाया था तो उन्होंने इसे सोशल नहीं किया था, ना ओपन सोर्स किया था। बट गूगल ने जब एंड्रॉइड को खरीद लिया तब इसने एंड्रॉइड को ओपन सोर्स कर दिया। सो यहाँ पे एंड्रॉइड के जो डेवलपर बोले जाएंगे वो गूगल है। तो उसी तरह यहाँ पे लिखा है एंड्रॉइड इज अ लिनक्स बेस्ड ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय गूगल। यह मुख्य रूप से टच स्क्रीन
डिवाइस के लिए बनाया गया है। स्मार्टफोन, टैब, ईटीसी, मतलब एंड्रॉइड का यूज टच स्क्रीन डिवाइसेस के लिए बनाया गया है, लाइक स्मार्टफोन एंड एप्पल एंड मैकबुक, स्क्रीन टच वाली जो मैकबुक होते हैं उसके लिए, एंड अदर्स स्क्रीन टचेबल डिवाइस, जितने भी स्क्रीन टच वाली डिवाइस होती है उसमें हम एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर फीचर्स ऑफ एंड्रॉइड को समझा जाए, एंड्रॉइड के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो एंड्रॉइड के फीचर है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि हमारा एंड्रॉइड फ्री है, उसे कोई भी यूज कर सकता है, उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। जैसे अगर हमें विंडोज यूज करना पड़ता है तो सबसे पहले हमें विंडोज को इंस्टॉल करके अपने सिस्टम में कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, तो विंडोज भी फ्री होती है। ठीक, जब हम कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसमें विंडोज में फ्री मिलती है। ठीक उसी तरह जब हम कोई भी एंड्रॉइड सेट एंड कोई भी मोबाइल स्मार्टफोन परचेस करते हैं तो उसमें हमें ओएस फ्री मिलता है, जिसे हम ओपन सोर्स बोलते हैं। एंड लार्ज कम्युनिटी, अगर एंड्रॉइड की बात करें तो इसमें जो इसे एंड्रॉइड जिसे ने क्रिएट किया, लाइक गूगल ने डेवलप किया, तो इसके पास लार्ज कम्युनिटी है। मतलब जब भी समय समय पे अपडेट होता रहेगा तो बताता जाएगा, एंड किस चीज की सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, एंड मल्टीपल चेंजेस अपने आप देता जाएगा। लार्ज कम्युनिटी का मतलब यहाँ पे इस तरह समझा सकता है कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग लोगों को बैठाया गया है, लाइक यहाँ पे इसे सिक्योरिटी के लिए बैठाया गया है, एंड इसको मोबाइल अपडेटेशन के लिए बैठाया गया है, एंड अदर इसी तरह एक कम्युनिटी को क्रिएट करके एंड्रॉइड को सिक्योरिटी एंड उनके परफॉर्मेंस को देखा जाता है एंड उसे मैनेज किया जाता है। एंड जो थर्ड है इंक्रीज मार्केटिंग। एंड्रॉइड से हम अपनी मार्केटिंग को भी इंक्रीज कर सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड अदर सोशल मीडिया एप्स पे अपने मार्केटिंग के एड्स कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। सो एंड थर्ड मल्टी यूजर सपोर्ट। बिल्कुल एंड्रॉइड में मल्टी यूजर सपोर्ट होता है, एंड डार्क मोड इन लाइट मोड। एंड्रॉइड हमें एक बेस्ट फीचर देता है, या तो अपने हम सिस्टम को डार्क कर सकते हैं या लाइट कर सकते हैं। डार्क का मतलब अंधेरा हो सकता है, एंड लाइट का एकदम लाइट वेव रहेगा, वाइटनेस रहेगी, ब्राइटनेस। एंड गूगल हमें सर्विस भी प्रोवाइड करता है, मतलब एंड्रॉइड हमें गूगल की मल्टीपल सर्विस प्रोवाइड करता है, लाइक एंड्रॉइड का हम कोई भी सेट देखेंगे, रियलमी, ओप्पो एंड अदर कोई भी स्मार्टफोन लेंगे तो उसमें हमें गूगल कुछ चीजें फ्री पहले से प्रोवाइड करता है। उनका नाम इस तरह है, जैसे गूगल अपना पहला जो होता है सबसे पहले तो गूगल असिस्टेंट देता है, एंड सेकेंड जीमिनी अब से देना स्टार्ट कर दिया है 2026 से। एंड ओके गूगल का एक लोगो एंड साउंड होता है, वॉइस चेंजर, वॉइस सर्च। इस तरह से गूगल हमें मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ऑफकोर्स, और फ्री। अब हम बात करते हैं चैप्टर 1 के सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डीवीएम। अगर सिंपल टर्म्स में बात करें कि डीवीएम क्या होता है, तो नॉर्मल बोला जा सकता है कि जावा की फाइल को डेक्स फाइल में चेंज करना डीवीएम कहलाता है। बट अगर टेक्निकल टर्म्स में समझना, हमें एग्जाम में लिखना है, जो कि बीटी यूपी में कोई भी सब्जेक्ट हो, लाइक पाइथन, जावा, एचटीएमएल, सीएसएस एंड एंड्रॉइड डेवलपमेंट, जो कि 6 सेमेस्टर सीएस एंड आईटी में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड टफेस्ट सब्जेक्ट है, बट यहाँ पे उसे सिंपल टर्म्स में एंड लोकल लैंग्वेज में समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सो डीवीएम का जो फुल फॉर्म है, डीवीएम का फुल फॉर्म है डाल्विक वर्चुअल मशीन, एंड यहाँ पे लिखा गया विच वॉज डिजाइंड फ्रॉम एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मेन जॉब एंड्रॉइड ऐप को चलाना। इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज अ मिडलवेयर। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है डाल्विक वर्चुअल मशीन को एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब जो भी हम कोड को लिखेंगे उस कोड को एंड्रॉइड में किस तरह इम्प्लीमेंट करना है एंड किस तरह उसके कोड को यूजेस करना है, उसके लिए डीवीएम का यूज किया जाता है। जो डीवीएम का मेन एम एंड जॉब होता है वो एंड्रॉइड ऐप को चलाने के लिए हम डीवीएम का यूज करते हैं। इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट एक्ट मिडलवेयर। जो हमारा डीवीएम होता है, यहाँ पे हमारे दो चीजें हैं, इस तरह समझा सकता है, एंड ये बीच में हमारा डीवीएम है, एंड हम इसे मिडलवेयर भी कह सकते हैं। एंड इसमें हम एक इसके प्रोसेस को समझ लेते हैं कि किस तरह हम अपने डीवीएम के
अगर एग्जाम में आता है कि व्हाट इज डीवीएम, तो पहले समझाया जाएगा डीवीएम क्या होता है एंड फिर उसके डायग्राम को सिंपल वे एंड आसानी से समझाया जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पे एक जावा फाइल लिखा जाएगा। यहाँ पे जावा फाइल मतलब जो हमारी सोर्स कोड, जहाँ पे हम अपने मल्टीपल कोड्स को लिखे रहेंगे जावा में, एंड फिर वो उसे हम कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद हमारा जो जावा फाइल होगा वो बाइट क्लास में बदलेगा। बाइट क्लास में बदलने के बाद एक क्लास जावा फाइल तैयार हो जाएगी। अब क्लास जावा फाइल को डेक्स फाइल में बदलने के लिए हम डी डेक्स कंपाइलर का यूज करेंगे, जो कि यहाँ पे हमारा डीवीएम काम करता है। इसे हम डीवीएम भी लिख सकते हैं, डाल्वी वर्चुअल मशीन, जिसे मिडलवेयर भी कहा जाता है। यहाँ पे हमारा जो क्लास जावा फाइल बनी उसे डीवीएम ने डॉट डेक्स फाइल में कन्वर्ट करके उसमें पैकेजिंग एपीपीटी किया। मतलब जो हमने एक फाइल बनाई थी उसे डीवीएम में चेंज करके, डीवीएम से उसे डेक्स फाइल में चेंज करके उसमें मल्टीपल रिसोर्सेज को पैकेजिंग की, क्या क्या नीड है, कौन कौन से एप्लीकेशन इमेजेस की आवश्यकता है, एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए उसमें कौन कौन से कंटेंट होने चाहिए। लाइक अगर हम इमेज जैसा या फिर कोई गैलरी जैसा ऐप को डिप्लॉय कर रहे हैं तो उसमें ग्रिड व्यू होनी चाहिए, एंड गैलरी के लिए फोटो रखने के लिए जगह होनी चाहिए, यूजर को लॉगिन करने के लिए फोटो होना चाहिए। ठीक उस तरह यहाँ पे पैकेजिंग की जाएगी, एंड पैकेजिंग करने के बाद उसका एपीके फाइल क्रिएट करके डिप्लॉय कर दिया जाएगा। सो यहाँ पे चीजें आसानी से समझ में आ गया होगा कि डीवीएम क्या होता है। सिंपल टर्म्स में अगर समझा जाए तो डीवीएम जो होता है जावा जावा क्लास वाली फाइल को डेक्स फाइल में चेंज करने के लिए हम डीवीएम का यूज करते हैं। एंड अगर डीवीएम के स्टेप्स की बात करें कि कैसे चीजें काम करती हैं, यहाँ पे मैंने सिंपल टर्म्स में बता दिया, बट टेक्निकल टर्म्स में समझ सकते हैं। यहाँ पे राइट करके लिखा गया है कि कोड राइट जावा एंड कोटलिन। मतलब जब एंड्रॉइड डेवलपमेंट में हम कोई भी एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं तो उसमें हम अपने कोड को जावा या कोटलिन में लिखते हैं। मोस्टली जावा में लिखा जाता है। ये लॉजिक के लिए हम जावा कोड का यूज करते हैं, बट इसमें हम फ्रंट एंड डिजाइनिंग के लिए एक्सएमएल का यूज करते हैं। कोई भी ऐप एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए लॉजिक के लिए जावा एंड कोटलिन का यूज करेंगे, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एंड फ्रंट एंड के लिए एक्सएमएल का यूज करेंगे। एक्सएमएल जो होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो मेन यहाँ पे दो लैंग्वेज होती है लॉजिक के लिए, जावा एंड कोटलिन। स्टेप 1 में कोड राइट जावा एंड कोटलिन। स्टेप 2 जावा कंपाइल डॉट जावा फाइल को बाइट कोड में चेंज करेगा, एंड स्टेप 2 बाइट कोड स्टोर डॉट क्लास, बाइट कोड जो होगा वो डॉट क्लास फाइल को स्टोर करेगा। स्टेप 3 में क्लास फाइल यूज मिडिलवेयर डेक्स कंपाइलर, मतलब क्लास फाइल यूज करेगा मिडिलवेयर का, जो कि यहाँ पे डीवीएम मैंने बताया, एंड फिर वो हमारा एक डेक्स फाइल क्रिएट कर देगा। स्टेप 4 में एंड एग्जाम्पल हेलो डॉट क्लास फाइल को हेलो डॉट टेक्स्ट में चेंज कर दिया जाएगा, एंड फिर उसके बाद हमारा जो स्टेप 5 है पैकेजिंग एएपीटी यूज कंबाइन अदर रिसोर्सेज। मतलब मैंने जैसा बताया कि मल्टीपल इमेजेस एंड अदर चीजों को पैकेज करने के लिए एएपीटी का यूज किया जाएगा। एंड स्टेप 6 में नाउ दिस इज एपीके फाइल कैन बी इंस्टॉल्ड एंड रन एनी एंड्रॉइड डिवाइस। मतलब कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो डिप्लॉय के लिए रेडी हो चुका है। तो इस तरह हम अपने डीवीएम को सिंपल टर्म्स में समझा सकते हैं। अगर बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं तो हम अपने एग्जाम में पूरी तरह से इसे डिफाइन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक चीज को मैंने और मेंशन करके रखा है, कभी कभी बीटीओपी 2026 कंप्यूटर साइंस एंड आईटी डिप्लोमा सिलेबस में जो एंड्रॉइड का हमारा सब्जेक्ट है उसमें ये पूछ लिया जाता है कि एंड्रॉइड आर्किटेक्चर क्या होता है। बट मैंने ये जो दो क्वेश्चन बता दिया कि हिस्ट्री ऑफ एंड्रॉइड एंड एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड व्हाट इज डीवीएम, हमें 3 क्वेश्चन देगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन हमारा यही होगा कि एंड्रॉइड क्या होता है, इसके एडवांटेज एंड फीचर लिखिए। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि डीवीएम क्या होता है, डीवीएम को एक्सप्लेन करिए। एंड तीसरे क्वेश्चन में ये दिया जा सकता है कि एंड्रॉइड आर्किटेक्चर क्या होता है, जो कि मैंने यहाँ पे एक आर्किटेक्चर को क्रिएट करके रखा हुआ है। सिंपल सा बस इमेज को मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है, जिसे मैं समझा देता हूँ। बट अगर ये इमेज हमारे दिमाग में रहती है तो एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्किटेक्चर क्या होता है, तो इस तरह हम बना सकते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे बनाया गया है प्रोसेस एंड रैम रहेगा, एंड उसके बाद
कर्नल आईडी रहेगी एंड फिर उसके बाद HAL होगा। HAL का पूरा नाम है हार्डवेयर अब्स्ट्रैक्शन लेयर। HAL का नाम क्या है, यहाँ पे लिख दिया जाता है हार्डवेयर अब्स्ट्रैक्शन लेयर, हार्डवेयर अब्स्ट्रैक्शन लेयर। एंड जो इसके बाद वाली लेयर है एंड्रॉइड फ्रेमवर्क एंड लास्ट लेयर है एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे एंड्रॉइड का आर्किटेक्चर को हम इस तरह याद भी कर सकते हैं कि सबसे पहले प्रोसेस रैम आएगा, फिर उसके बाद कर्नल आईडी आएगी लिनक्स वाली, एंड फिर हार्डवेयर अब्स्ट्रैक्शन लेयर आएंगे एंड हार्डवेयर फ्रेमवर्क। फिर उसके बाद एंड्रॉइड एप्लीकेशन का भी पूछा जा सकता है कि हार्डवेयर अब्स्ट्रैक्शन लेयर का काम बताइए, तो हार्डवेयर में होने वाले ऑल ऑपरेशन को अब्स्ट्रैक्ट करके सॉफ्टवेयर में चेंज करके दिखाना HAL होता है। मतलब कि हार्डवेयर में जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, जितने भी हिडन वर्किंग परफॉर्म हो रही है, उनको छुपा के सिंपल चीज़ों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से शो कराना हार्डवेयर अब्स्ट्रैक्शन लेयर का काम होता है। इसके ऊपर जो लेयर होती है वो हमारी एंड्रॉइड फ्रेमवर्क होती है। यहाँ तक चीज़ें सिंपल टर्म्स में समझ में आई होगी। तो ये जो हमारा टॉपिक है आर्किटेक्चर, ये भी एंड हो गया। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एंड ये जो टॉपिक है एक्टिविटी, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे मैंने इसे इम्पोर्टेंट भी लगा के रखा हुआ है कि एक्टिविटी एक सिंपल टर्म्स में मैंने चीज़ों को समझाने की कोशिश की है कि एक्टिविटी क्या है। यहाँ पे लिखा गया है दिस इज ए स्क्रीन फॉर यूजर बट डेवलपर। मतलब जो यूजर अपने स्क्रीन पर कोई भी काम करेगा, लाइक मैं अपने स्क्रीन पर इस तरह पेन को चला रहा हूँ तो मैं एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूँ। हमारे जो एंड्रॉइड सिस्टम है हमारा, उसके बैकग्राउंड में एक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, कुछ चीजें चल रही हैं, तो वो हमारी एक्टिविटी होगी। बट इसे यूजर, एक्टिविटी को यूजर ने क्रिएट नहीं किया है, किसी डेवलपर ने ही एक्टिविटी को क्रिएट किया है। अगर ये चीजें समझ में नहीं आ रही है तो आगे अभी एक चैप्टर है एक्टिविटी का, उसे सिंपल टर्म्स में मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, बट यहाँ पे भी चीजें आसानी से समझ में आ रही होंगी। सो जैसा कि बताया एक्टिविटी जो होगा उसे यूजर परफॉर्म करेगा, बट एक्टिविटी को क्रिएट डेवलपर करेगा। एंड एक्टिविटी जो होगी वो दो टाइप की होगी, एक फ्रंट एंड एंड बैक एंड। जैसा कि बताया फ्रंट एंड के लिए हम XML का यूज करेंगे एंड बैक एंड के लिए जावा एंड कोटलिन का भी यूज किया जा सकता है। एंड ये दोनों है एक्टिविटी। अब यहाँ पे इस तरह भी इसे समझा जा सकता है कि व्हाट इज एक्टिविटी। एक्टिविटी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रंट एंड एंड बैक एंड ऑपरेशन टू यूज यूजर। यहाँ पे एक्टिविटी जो है ये फ्रंट एंड है एंड ये बैक एंड है। जब ये दोनों को मिलाया जाता है, जब ये दोनों को मिलाया जाएगा तो हमारी एक एक्टिविटी इजी में क्रिएट हो पाएगी। मतलब इसमें और इसमें जब कोई भी यूजर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो हमारी एक एक्टिविटी क्रिएट होगी बैकएंड में, एंड बैकग्राउंड में हमारी एक्टिविटी क्रिएट होगी, उसे हम एक्टिविटी कहते हैं। एग्जांपल मैंने बताया कि मैं अपने स्क्रीन पे ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये एक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है बैकग्राउंड में, इसे हम एक्टिविटी कहते हैं। अपने एंड्रॉइड में कोई भी एक्शन परफॉर्म करना एक एक्टिविटी कहलाया जाएगा। सो यहाँ पे हम एक्टिविटी के, मैंने यहाँ पे लिखा भी है टेक्निकल टर्म्स में कि एक्टिविटी इज अ पार्ट ऑफ द यूजर इंटरफेस। बिल्कुल, एक्टिविटी जो होता है पार्ट यूजर इंटरफेस का होता है। जब भी हम कोई भी चीज़ को चलाते हैं, छूते हैं, तो एक एक्टिविटी परफॉर्म करती है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिखा है व्हाट्सअप ओपन शो स्क्रीन। बिल्कुल, हम सबसे पहले हमारा ये हमारा ये व्हाट्सअप होगा, जब हम व्हाट्सअप को ओपन करेंगे तो हमें एक स्क्रीन शो होगी, यही हमारी एक्टिविटी है। व्हाट्सएप को क्लिक किया एंड क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन हुआ, ये जो पेज ओपन हुआ है यही हमारी एक्टिविटी है। मतलब इस पे जो ऑपरेशन एंड बैकग्राउंड में जो चीजें हुई वो हमारी एक्टिविटी है। जब भी हम व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो कुछ टाइम के लिए एक ब्लैंक पेज दिखता है, फिर उसके बाद तुरंत हमारी मैसेज होने लगती है। तो जो ब्लैंक पेज दिखता है वही हमारी एक्टिविटी स्टार्टअप होती है। तो ये एक्टिविटी इजी वे में समझ में आ गया होगा। एंड अब हम बात करते हैं एक्टिविटी की लाइफ साइकिल, जो हमेशा पूछता है। अगर क्वेश्चन में हमें एक्टिविटी पूछ लेता है कि व्हाट इज एक्टिविटी, तो सबसे पहले एक्टिविटी को बताएंगे क्या होता है, फिर उसके बाद कैसे कैसे उसे समझाना है। जैसा कि मैंने समझाया सिंपल टर्म्स में, जो लोकल लैंग्वेज में एकदम आप लिख के आ सकते हैं। एंड फिर यहाँ पे एक्टिविटी की लाइफ साइकिल को समझते हैं तो पूछा जाएगा एक्टिविटी लाइफ साइकिल क्या होती है। तो एक्टिविटी में परफॉर्म होने वाले ऑल ऑपरेशन के
प्रोसेस को समझने के लिए एक्टिविटी लाइफ साइकिल का यूज करते हैं। एक्टिविटी लाइफ साइकिल को सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है, एक्टिविटी को लॉन्च किया जाएगा एंड लॉन्च करने के बाद जो हमारा ऐप होगा उसे क्रिएट किया जाएगा, जो कि ऑन क्रिएट मेथड्स है, एंड फिर उसे ऑन स्टार्ट किया जाएगा, ऑन रिज्यूम किया जाएगा। ऑन रिज्यूम के बाद हमारी एक्टिविटी जो होगी वो रन हो जाएगी एंड फिर उसे जब हम पुश करेंगे, पुश करने के बाद स्टॉप करेंगे, स्टॉप के बाद डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय के बाद हमारी एक्टिविटी शट डाउन हो जाएगी। सो यहाँ पे अगर हम अपनी एक्टिविटी को ऑन स्टॉप करते हैं तो ऐप किल प्रोसेस, मतलब जितनी भी प्रोसेस होती रहेंगी वो किल हो जाएंगी एंड फिर से ऑन क्रिएट से स्टार्ट होने लगेगा। कुछ इस तरह से इसका डायग्राम है। तो यहाँ पे हम इसे बना के आ सकते हैं। बाकी चीजें एकदम सिंपल टर्म्स में है, जैसे जैसे यहाँ पे चीजें लिख रही हैं सबसे पहले हम इस डायग्राम को बना देंगे एंड फिर ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, एक्टिविटी रनिंग, ऑन पुश, स्टॉप, डिस्ट्रॉय, नाम से चीजें समझ में आ रही है। सबसे पहले हम एक्टिविटी क्रिएट होगी, फिर स्टार्ट होगी, फिर रिज्यूम मतलब स्टार्टिंग के लिए बन जाएगी, फिर एक्टिविटी रन होने लगेगी, फिर हम उसे रोक भी सकते हैं, स्टॉप कर देंगे, फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगी एंड एक्टिविटी शट डाउन हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम केवल इतनी ही चीजों को लिख के आ जाते हैं एंड इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आ जाते हैं तो 100% आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। एंड अब बात करते हैं व्हाट इज सर्विस। तो सबसे पहले जो मैंने लिखा है उसे पढ़ लेते हैं हम लोग कि सर्विस वो है जो बैकग्राउंड में चलता रहता है, उसे सर्विस कहा जाता है। एंड्रॉइड में वो काम जो लंबे टाइम तक चले, सर्विस का मीनिंग बैकग्राउंड में एक्टिविटी चलती रहती है जिससे यूजर का काम आसान हो जाता है एंड किसी दूसरे ऐप को भी यूज कर सके। सर्विस को यूजर स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकता है। फॉर एग्जांपल वाईटी म्यूजिक, स्पॉटिफाई, ईटीसी। जैसा कि मैंने सिंपल वर्ड्स में लिखा है, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सर्विस क्या होती है। तो मैं अपने लैंग्वेज में बता देता हूँ कि सर्विस बैकग्राउंड में होने वाले ऑल प्रोसेस को हम सर्विस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने अपने मोबाइल में यूट्यूब सॉन्ग को प्ले किया है जो कि बैकग्राउंड में परफॉर्म हो रहा है। मैंने यूट्यूब प्रीमियम लेके रखा हुआ है तो मेरा बैकग्राउंड में एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, यूट्यूब पे सॉन्ग बज रहा है। मैं जाके गैलरी में भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, गैलरी की एक फोटो देख रहा हूँ एंड व्हाट्सअप चला रहा हूँ, तो यहाँ पे एक ही टाइम में मल्टीपल ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा हूँ। तो इसे हम सर्विस कहेंगे। बैकग्राउंड में होने वाले ऑल प्रोसेस जो लॉन्ग टाइम पर चले उसे हम सर्विस कहते हैं। एंड सर्विस मेन जो होती है 3 टाइप की होती है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, फॉरग्राउंड सर्विस, बैकग्राउंड सर्विस, बाउंड सर्विस। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सर्विसेज के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें लिखी है अपने लोकल लैंग्वेज में, तो सबसे पहले उसे समझ लेते हैं, फिर मैं उसे सिंपल टर्म्स में समझा दूंगा। जो फॉरग्राउंड सर्विस में यूजर को नोटिफिकेशन दिखता है, लाइक म्यूजिक स्टार्ट होते ही पॉपअप व्यू आ जाता है जिसे यूजर कंट्रोल कर सकता है। बैकग्राउंड एंड बैकग्राउंड जो बैकग्राउंड सर्विसेज बैकग्राउंड के साथ इंटरेक्ट करते हुए जिससे यूजर डायरेक्ट स्टार्ट स्टॉप नहीं कर सकता, लाइक बैकअप, व्हाट्सअप बैकअप। एंड एक्टिविटी के साथ सर्विस को स्टार्ट करना बाउंड सर्विस कहलाता है। तो यहाँ पे भी इतनी इजी वे में मैंने लिखा है कि चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो अगर समझते हैं कि फॉरग्राउंड सर्विस क्या होता है। फॉरग्राउंड सर्विस वो होता है जब भी हम कोई सर्विस ऑन करेंगे तो एक पॉपअप व्यू आ जाएगा, लाइक मैंने अपने फोन में एक म्यूजिक स्टार्ट किया, तो जैसे मैंने म्यूजिक स्टार्ट किया यहाँ पे एक पॉपअप व्यू आ गया कि मेरा म्यूजिक स्टार्ट हो गया है। तो हम इसे ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं क्लिक से। एंड बैकग्राउंड सर्विस वो होती है, लाइक मेरा ये फोन है एंड मैंने वहाँ पे व्हाट्सअप को ऑन किया, जैसे व्हाट्सअप को ऑन किया तो एक बैकअप आ गया। अब उस बैकअप को मैं डायरेक्ट यहाँ से नोटिफिकेशन से पुश एंड ऑन नहीं कर सकता, हमें इसे कुछ टाइम के लिए क्लिक करना पड़ेगा, फिर हम जाके डायरेक्ट व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट होंगे एंड वहाँ पे हमारा ऑपरेशन शो होगा। तो वो हमारी बैकग्राउंड सर्विसेज कहलाएंगे। एंड जो थर्ड है बाउंड सर्विस, हम इस तरह भी बोला जा सकता है कि बाउंड सर्विस इज द कम्बिनेशन ऑफ फॉरग्राउंड सर्विस एंड बैकग्राउंड सर्विस। तो इसका यहाँ पे मैंने एक फ्लो भी क्रिएट किया है। सबसे पहले ऐप ओपन एक्टिविटी एंड फिर यहाँ पे सॉन्ग स्टार्ट होगा बैकग्राउंड में एंड बाउंड सर्विस, यहाँ पे ये दोनों मिल के बाउंड सर्विस क्रिएट कर रहे हैं। ऐप को ओपन किया, एक्टिविटी स्टार्ट हो गई एंड स्टार्ट सॉन्ग किया बैकग्राउंड में, जब ये दोनों मिल गए तो बाउंड सर्विस होगी। एंड अगर इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो यहाँ पे बाउंड सर्विस की लाइफ साइकिल को भी मेंशन किया गया है। सबसे पहले ऑन क्रिएट होगा, ऑन बाइंड होगा, सर्विस रनिंग होगी, ऑन अनबाइंड होगा, डिस्ट्रॉय। सबसे पहले क्रिएशन किया जाएगा, फिर उससे ऐड किया जाएगा, ऐड करने के बाद सर्विस को स्टार्ट किया जाएगा, सर्विस जैसे स्टार्ट हो जाएगी हमारा काम हो जाएगा, फिर हम उसे स्टॉप कर देंगे अनबाइंड, अनबाइंड करने के बाद उसे ऑन डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो यहाँ तक की चीजें इजी वे में समझ में आओगी, सिंपल टर्म्स मैंने बता दी कि पूरी कोशिश की है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज
इंटेंट, यहाँ पे मैंने इंटेंट को भी मेंशन कर दिया। आप लोग को लग रहा होगा कि ये सब तो एक सेपरेट चैप्टर में है, बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने उन्हें पहले चैप्टर में बात ऐसा है कि पहले चैप्टर में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों को छोटे छोटे टॉपिक्स में लिखा है, बट मैंने अगर एक टॉपिक को उठा लिया तो उसे पूरी तरह से एक्सप्लेन और सिंपल वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है जो कि आगे चैप्टर में बताया गया है। एंड मेन इसके सेपरेट चैप्टर भी क्रिएट किए गए हैं, बट मैं यहाँ पे ही चीज़ों को आसानी से समझा देता हूँ। बाकी जो अदर चैप्टर्स में है उसमें अलग टॉपिक को बताऊंगा, बट ये टॉपिक वहाँ पे नहीं बताया जाएगा, इसीलिए मैं उसे डिटेल में पूरी वे में बताना चाहता हूँ, एकदम सिंपल वे में। तो यहाँ पे ये हमारा जो इंटेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटेंट क्या होता है। तो हम सबसे पहले समझते हैं जो यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले मैं उसे समझा देता हूँ कि जब एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर शिफ्ट होना हो तो हम इंटेंट का यूज़ करते हैं। मैंने इस तरह लैंग्वेज को यूज किया है कि कोई भी बस सुनेगा तो 100% चीज़ें दिमाग में पूरी घुस जाएंगी। तो इंटेंट एक मैसेज ऑब्जेक्ट होता है जो ऐप के अलग अलग कंपोनेंट को कम्युनिकेशन करने में मदद करता है। एंड अगर यूज ऑफ इंटेंट की बात करें तो एक्टिविटी टू एक्टिविटी सर्विस ऑन ऑफ ब्रॉडकास्ट एंड मैसेज सेंड डाटा शेयर डिवाइस इनबिल्ट ऐप ओपन। तो यहाँ पे अगर सिंपल टर्म्स में अगर समझा जाए कि क्या बोल रहा है कि इंटेंट क्या होता है, तो हम इसे इस तरह समझ सकते हैं कि इंटेंट एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर मूव करने के लिए, मतलब हमारी जब यहाँ पे एक एक्टिविटी चल रही है दूसरी एक्टिविटी चल रही है, यहाँ पे मूव करने के लिए हम इंटेंट का यूज कर सकते हैं। एंड एग्जांपल हम समझ लेते हैं, ये हमारा व्हाट्सअप है एंड व्हाट्सअप से हमें डायरेक्ट गैलरी पे मूव करना है। मैंने ये व्हाट्सअप खोला एंड व्हाट्सअप से किसी को मैसेज कर रहा हूँ एंड हमें उसे अपनी फोटो क्लिक करनी है, तो मैं इस फोटो वाले ऑप्शन पे ऐसे क्लिक किया, डायरेक्ट मैं गैलरी पे शिफ्ट हो गया। तो हम अपनी एक एक्टिविटी से किसी दूसरी एक्टिविटी पे मूव हो गए, तो इसे हम इंटेंट कहेंगे। चीजें आसानी से समझ में आ रही होंगी। एंड यहाँ पे एक डायग्राम भी बना हुआ है जो आप बना के आ सकते हैं। मुझे नहीं लगता ये वीडियो देखने के बाद आपको डायग्राम याद करने की जरूरत है, क्योंकि मैं सिंपल चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि किसी को भी रटना ना पड़े, बस सुन ले, 100% याद हो जाएंगी चीजें। तो यहाँ पे ये देख भी सकते हैं, आप लर्न भी कर सकते हैं। एंड अगर यूज करें इंडेंट का यूज एक्टिविटी टू एक्टिविटी पे जाने के लिए यूज किया जाता है, सर्विस को ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है, एंड ब्रॉडकास्ट मैसेज को सेंड करने के लिए किया जाता है, और डाटा को शेयर करने के लिए भी किया जाता है। एंड यहाँ पे डिवाइस इनबिल्ट ऐप को भी ओपन करने के लिए किया जाता है। एंड एग्जांपल भी मैंने मैसेज किया है, व्हाट्सएप ओपन करने पर मल्टीपल आइकन शो होते हैं जिसे हम डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल मल्टीपल ऑप्शन जहाँ होंगे, अगर हम उसे क्लिक करेंगे तो हम दूसरी एक्टिविटी पे मूव हो जाएंगे। वही हमारा इंटेंट होगा। तो इंटेंट का मेन एम होता है कि एक एक्टिविटी से किसी दूसरी एक्टिविटी पे मूव करने के लिए हम इंटेंट का यूज करेंगे। एंड इंटेंट जो होते हैं हमारे मेनली टू टाइप के होते हैं जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, एंड ये क्वेश्चन भी हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे इंटेंट को, इसके टाइप को समझाया गया है। राइटिंग आई नो थोड़ी समझने में प्रॉब्लम होगी, बट मैं चीज़ों को इस तरह सिंपल वे में समझा रहा हूँ कि आसानी से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे इंटेंट के दो टाइप होते हैं, एक एक्सप्लिसिट इंटेंट एंड इम्प्लिसिट। सबसे पहले इसके लिखे गए तरीके को समझ लेते हैं। तो एक्सप्लिसिट जो होगा वन ऐप इनसाइड मल्टीपल एक्टिविटी, एंड इम्प्लिसिट इंटेंट दो ऐप के बीच डेटा सेंड करना। तो यहाँ पे अगर हम इसके कोड को थोड़ा समझते हैं, एक्सप्लिसिट के सिंटेक्स को समझे, तो यहाँ पे इंटेंट न्यू इंटेंट, व्हेन टू गो मतलब किस एक्टिविटी से किस एक्टिविटी पे जाना है, एंड स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। आई नो आप लोगों को कोड समझ में नहीं आ रहा होगा, डोंट वरी। विथ यूपी 2026 एंड हर बार के क्वेश्चन में कभी भी ये नहीं पूछता कि हमें इसका कोड लिख के आइए, बट अगर हम लिख सकते हैं सिंटेक्स तो लिखना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंटेक्स को मेंशन किया है, कोई भी कोडिंग को नहीं मेंशन किया गया है। तो आप अगर चाहें तो इसे याद कर सकते हैं, बाकी मैं अभी कॉन्सेप्ट इसका बता रहा हूँ। एंड यहाँ पे अगर सिंपल टर्म्स में समझा जाए इम्प्लिसिट का सिंटेक्स, तो इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, इंटेंट ए एक्शन एंड व्यू, इंटेंट सेंड डाटा यूआरआई पार्स पाथ। लाइन समझ में नहीं आया होगा, बट अगर चीजें लिखनी हो तो हम इसे याद कर सकते हैं। आप मेरी लैंग्वेज में आप लोग समझ लीजिए कि एक्सप्लिसिट इंटेंट एंड इम्प्लिसिट इंटेंट क्या होता है। तो अगर एक्सप्लिसिट इंटेंट की बात करें तो एक ही ऐप में हमें
दो अलग अलग एक्टिविटी को परफॉर्म करना होगा। मतलब हमने कोई एक ऐप खोला एंड उसी में किसी ऑप्शन को क्लिक किया एंड हम किसी और ऑप्शन के अंदर चले गए, तो हमारी सेम एक्टिविटी होगी एंड उसे हम एक्सप्लिसिट इंटेंट कर सकते हैं, सॉरी। एंड इम्प्लिसिट इंटेंट जो होगा, लाइक मैंने जो वहाँ पे एक एग्जांपल बताया कि हमारा ये व्हाट्सअप होगा एंड व्हाट्सअप पे मैंने इमेज वाले पे क्लिक किया एंड जाके हमें गैलरी पे छोड़ दिया, तो ये हमारा दो ऐप में अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म होगी, तो उसे हम इम्प्लिसिट इंटेंट कहेंगे। एंड जब एक ही एप्लीकेशन में हमें कोई एक्टिविटी को परफॉर्म करना होगा, लाइक इसका भी हम एग्जांपल बता सकते हैं। ये हमारा फोन है एंड यहाँ पे मैंने कॉल वाले ऐप को क्लिक किया, मैंने यहाँ पे कॉल को क्लिक किया एंड जैसे ही कॉल वाले पे क्लिक किया मुझे एक नंबर मिला। अब मैं उस नंबर पे क्लिक किया, इस नंबर को क्लिक करने के बाद मुझे हिस्ट्री चाहिए, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ गए। मैंने हिस्ट्री वाले पे क्लिक किया तो पूरी हिस्ट्री आ गई एंड हिस्ट्री वाले के भी मैंने कोई भी चीज को क्लिक किया तो मुझे मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक ही एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। तो चीजें आपको समझ के आ रही होंगी सिंपल टर्म्स में। इंटेंट आपको समझ में आ गया कि इंटेंट क्या होता है, इंटेंट के टाइप, इंटेंट का यूज एंड इंटेंट के फीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 2 का। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाला जो हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा, ये चैप्टर 2 का टॉपिक है इनवाइट का। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेन फेस डॉट एक्सएमएल फाइल। तो सबसे पहले हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन कर लिया जाता है कि मेन फेस डॉट एक्सएमएल फाइल क्या होती है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल टर्म्स में बताया है कि मेन फेस एक्सएमएल फाइल जो होती है उसमें डिफाइन किया जाता है कि एप्लीकेशन को किस तरीके से रन करना है। और इस फाइल में एंड्रॉइड एसवाईएस, मतलब एसवाईएस का मतलब होता है सिस्टम, एंड्रॉइड सिस्टम को पता चलता है एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें हैं। मतलब हमारा मेन फेस्ट एक्सएमएल फाइल वो होता है जिसमें एंड्रॉइड को ये पता चलता है हमारे पूरे एप्लीकेशन में, ये हमारा एप्लीकेशन है, इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है, इसे हम मेन फेस्ट एक्सएमएल फाइल कहते हैं। दिस इज अ मेन पार्ट ऑफ एंड्रॉइड स्टूडियो। इस फाइल में हम ऐप के पैकेज की सारी इंफॉर्मेशन को रखते हैं। लाइक हमारा जो मेन फेस्ट होगा उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी है, कौन कौन सी सर्विस है, ईटीसी एंड ब्रॉडकास्ट, सभी चीजों का एक कॉम्बिनेशन मेन फेस्ट डॉट एक्सएमएल का होगा। एंड मेन फेस्ट एक्सएमएल जो फाइल के मल्टीपल कंपोनेंट्स है जो इसे हम याद कर लेते हैं। एंड आप हेडिंग को याद करके जाइए, बाकी अंदर कोई भी टर्म्स लिख दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, बट मैं जो चीज़ों को बता रहा हूँ 100% एक्यूरेट बता रहा हूँ। अगर आप हेडिंग को भी याद करके जाते हैं, हेडिंग को लिखने के बाद उसके अंदर कोई भी टॉपिक अगर आप जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, पहला जो है मेन फेस्ट हेडिंग बना के आप रूट एलिमेंट लिखने के बाद इसके अंदर आप एक्टिविटी के ही आंसर को लिख दीजिएगा, 100% आपको मार्क्स मिलेंगे, कोई मैटर नहीं, बट हेडिंग 100% आपकी सही होनी चाहिए। तो मैं बात करता हूँ मेन फेस्ट रूट एलिमेंट, इसी ऐप के पैकेज का नेम एंड डिक्लेरेशन होता है। इसमें ऐप के पैकेज का नेम का डिक्लेरेशन होता है। इसके अगर कोड की बात करें तो इस तरह लिखा जाएगा मेन फेस्ट एक्सएमएल एंड्रॉइड इक्वल टू, यहाँ पे हमारा यूआरएल लिखा जाएगा एंड फिर पैकेज लिखा जाएगा कॉम एग्जाम्पल माई ऐप। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है यूजर परमिशन, यूजर को कौन कौन सी परमिशन चाहिए, रिस्क परमिशन चाहिए, डेंजरस परमिशन चाहिए एंड कोई भी अनदर परमिशन चाहिए, तो उसके लिए हम यूजर परमिशन का यूज करेंगे। एंड थर्ड है एप्लीकेशन, ऐप से जुड़े सारी जानकारी का जो चीजें होंगी वो एप्लीकेशन में होंगी, लाइक कौन सा थीम होगा, कौन सा आइकन होगा, कौन बैकअप चाहिए कि नहीं, अदर सेटिंग के लिए हम एप्लीकेशन पे जाएंगे। एंड इसका कोड भी इस तरह है, एप्लीकेशन एंड्रॉइड अलाउ बैकअप थ्रू एंड्रॉइड आइकन, यहाँ पे हम अपने एंड्रॉइड का आइकन देंगे, लॉन्चर देंगे, थीम देंगे। एंड जो फोर्थ कंपोनेंट है एक्टिविटी, मैंने बताया एक्टिविटी क्या होती है। एक्टिविटी दिस इज द पार्ट ऑफ यूजर इंटरफेस, मतलब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एंड क्लिकेबल चीज बैकग्राउंड में जो परफॉर्म हुआ कुछ टाइम के लिए जो चलेगा वो हमारी एक्टिविटी होगी। एक्टिविटी के कोड को हम इस तरह देख लेते हैं, एक्टिविटी एंड्रॉइड नेम मेन एक्टिविटी एंड एक्टिविटी बन रही है, कंटेनर टैग है। एंड फिफ्थ जो मेन कंपोनेंट है सर्विस, सर्विस बैकग्राउंड में सब भी प्रोसेस हो रही है उसे हम सर्विस बोलेंगे। एंड ये भी हमारा हो गया। एंड दूसरा है प्रोवाइडर, तो हमारे एप्लीकेशन में कौन कौन सी चीज प्रोवाइड की जाएंगी, इमेज, वीडियो एंड कोई भी चीजें जो हमारे किसी दूसरे जगह से प्रोवाइड की जाएंगी, सर्वर नेटवर्क, वो हमारी प्रोवाइड होंगी। एंड यहाँ पे देखा जाएगा सेवन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है यूजर एसडीके। यूजर एसडीके क्या होता है, ये डिफाइन करता है कि ऐप किस मिनिमम वर्जन पे चलेगा, उसे हम यूजर एसडीके कहते हैं। जीके का पूरा नाम होता है सिस्टम डेवलपमेंट किट भी बोला जा सकता है, कि सिस्टम को कैसे डेवलप किया जाएगा उसके लिए कौन कौन से किट की आवश्यकता होगी, उसके लिए हम यूजर एसडीके का यूज करेंगे। यहाँ पे अभी आगे आने वाले जो पीडीएफ मैंने बनाया उसमें एक एसडीके का पूरा
प्रॉपर मैंने उसमें बताया कौन कौन से एसडीके होते हैं। बाकी इस तरह भी समझ सकते हैं एसडीके क्या होता है। जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो उसमें कौन कौन से किट लगेंगे, कौन कौन सी चीज़ें डिफाइन की जाएंगी, कौन सा वर्जन लगेगा, हमारा इस वर्जन के लिए एंड्रॉइड सही है कि नहीं, उसके लिए हम एसडीके का यूज़ करते हैं। एंड अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 2 का, व्हाट इज ग्रेडल। तो यहाँ पे मैंने ग्रेडल लिखा है, ग्रेडल इज अ बिल्ड यूज टू कंपाइल टेस्ट पैकेज द ऐप इन एंड्रॉइड स्टूडियो। मतलब कि ये भी डीबीएम की तरह काम करता है, बट इसमें जो प्रोसेस होता है थोड़ी सी चेंज होती है। यहाँ पे लिखा गया है, इस डायग्राम से समझ सकते हैं, कोड लिखा जाएगा, कोड को ग्रेडल लेगा एंड ग्रेडल लेने के बाद एपीके रेडी कर देगा। मतलब कि जब भी हम कोई कोड को लिखेंगे उसे कंपाइल करने के लिए हम ग्रेडल का यूज करेंगे एंड फिर ग्रेडल हमें एपीके रेडी करके दे देगा। इसी के लिए हम ग्रेडल का यूज करते हैं। ग्रेडल आपको समझ में आ गया होगा। ग्रेडल का यूज हम कब करते हैं, जब भी हम कोई भी ऐप को बनाते हैं तो ग्रेडल फाइल जो होती है सभी मॉड्यूल को मैनेज करती है। अब आप लोग को समझ में आएगा कि मॉड्यूल क्या होती है। तो मॉड्यूल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब फाइल्स एंड मॉड्यूल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल फाइल्स एंड क्लासेस एंड मल्टीपल मेथड्स, उसे हम मॉड्यूल कहेंगे। लाइक इस तरह हमारा ये एक समझ लेते हैं, हमारा ये मेन फेस्ट फाइल है एंड इसमें मल्टीपल, एक ये फाइल है, इस फाइल के अंदर भी ये फाइल है, ये फाइल है एंड इसके भी अंदर 2-3 फाइल है। एंड जब हमें इसे अब कंपाइल करना है एंड इसे मैनेज करना है तो उसके लिए हम ग्रेडल का यूज करेंगे। ये पूरे जब फाइल को हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो उसके लिए हमें ग्रेडल चाहिए जो कि पूरे फाइल को मैनेज करेगा एंड फिर एक एपीके क्रिएट कर देगा। तो आपको ग्रेडल का मतलब समझ में आ गया कि ग्रेडल क्या होता है, जो कि एग्जाम में पूछने का इस बार चांस है। एंड अगर वर्क ग्रेडल की बात करें कि ग्रेडल के वर्क क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है, कोड को कंपाइल करने का काम ग्रेडल का होता है एंड डिपेंडेंसी को मैनेज करने का ग्रेडल होता है। डिपेंडेंसी मतलब कि जो हमारा मेन टेस्ट फाइल है उससे एक कोई और उसके अंदर फाइल है, उस फाइल से जुड़ा हुआ कोई और फाइल है एंड उस फाइल से जुड़ा हुआ कोई और फाइल है। इस तरह समझ सकते हैं ये हमारी फाइल है, इस फाइल से जुड़ी हुई एक और फाइल है एंड इस फाइल से 2 फाइल्स जुड़ी हैं एंड इस फाइल से एक फाइल और जुड़ी है। तो इनकी पूरी डिपेंडेंसी को मैनेज करने के लिए हम ग्रेडल का यूज करते हैं। एपीके क्रिएट करने के लिए ग्रेडल का यूज करेंगे। लिंक एंड मॉड्यूल्स को जनरेट करने के लिए ग्रेडल का यूज करेंगे। एंड अगर ग्रेडल के टाइप को समझते हैं कि ग्रेडल के कौन कौन से टाइप होंगे, ग्रेडल के मेन 2 टाइप होंगे। पहला प्रोजेक्ट लेवल ग्रेडल एंड सेकेंड है मॉड्यूल लेवल ग्रेडल। प्रोजेक्ट लेवल ग्रेडल ये होगा जो हमारे पूरे ऐप को कवर करेगा, उससे पूरे एक एक फाइल्स को मैनेज करेगा, कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनिपुलेट करना है, रिट्रीव कैसे करना है, कौन से डाटा को कहाँ से लाना है, उसके लिए हम प्रोजेक्ट लेवल ग्रेडल का यूज करेंगे। एंड मॉड्यूल लेवल ये होगा, हमारा ये एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, ये हमारा एक एंड्रॉइड एक एप्लीकेशन है एंड इसके अंदर मल्टीपल मॉड्यूल को हैंडल करने के लिए हम मॉड्यूल लेवल ग्रेडल का यूज करेंगे। सो अब हम समझते हैं व्हाट इज परमिशन। तो परमिशन मैंने आगे भी बताया है सिंपल टर्म्स में। सो यहाँ पे थोड़ा उसका डिस्कस कर लेते हैं कि परमिशन क्या होता है। तो अगर समझते हैं कि व्हाट इज परमिशन, तो सिंपल टर्म्स में अगर हम लोग की वे में समझा जाए व्हाट इज परमिशन, परमिशन इज अ मतलब किसी कंडीशन के बेस पे कोई ऑपरेशन को परफॉर्म करना हमारा परमिशन होगा। एंड यहाँ पे मैंने मेंशन किया है परमिशन को केवल 2 टाइप के, परमिशन नॉर्मल परमिशन, स्पेसिफिक परमिशन। नॉर्मल परमिशन वो परमिशन होगा जिसके लिए हमारा जो एंड्रॉइड होगा कोई भी हमसे परमिशन नहीं मांगेगा, वो नॉर्मल एक्सेस किया जा सकता है। बट स्पेसिफिक परमिशन वो होगा जो केवल एडमिन कर सकता है या यूजर के लिए एक पावरफुल परमिशन होगा। लाइक हमें अपना लोकेशन ऑन करना है कि नहीं, किसी को हमारा डाटा सेंड करना है या नहीं, उसके लिए हमें परमिशन देनी पड़ती है। एंड अगर सम कॉमन परमिशन की बात करें तो यहाँ पे लिखा गया कि कौन कौन से परमिशन हो सकते हैं एंड्रॉइड में। जब हम कोडिंग करने लगते हैं तो ये सारे परमिशन को हम लिख सकते हैं। एक है इंटरनेट एंड कैमरा परमिशन एंड एक्सेस फाइल, रीड कंटेंट, रिकॉर्ड आईडी। मतलब जब भी हम कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें मल्टीपल हमसे अलाउ मांगता है कि हम अगर या फिर उसे अलाउ कर देते हैं या फिर एग्जिट कर देते हैं। तो अगर हम अलाउ वाला क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हम इंटरनेट का एक्सेस दे देते हैं उसे, फिर कैमरे का एक्सेस दे देते हैं, फिर एक्सेस फाइल दे देते हैं, फिर रीड कंटेंट देते हैं, रिकॉर्ड ऑडियो दे दिया जाता है। अब जैसा कि मैंने बताया था एसडीके के बारे में आगे मैं बताऊंगा, तो यहाँ पे एसडीके वाला पॉइंट आ गया है। तो समझ लेते हैं एसडीके क्या होता है। एसडीके का पूरा नाम होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, मल्टीपल रिसोर्सेज का कॉम्बिनेशन। बिल्कुल मैंने बताया कि किसी भी सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए हमें एक पावरफुल
फुल रिसोर्स एंड पूरा कम्बिनेशन रिसोर्स का चाहिए कि कौन कौन सी रिसोर्सेज हमें मिल सकती हैं। तो उसके लिए हम एच का यूज़ करेंगे। एच का यूज़ ऐप को सही एंड्रॉइड पर चलाना, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के साथ कंपेबिलिटी बनाए रखना, एंड यह तय करना कि जो ये हमारा एंड्रॉइड है वो किस वर्जन पे चलेगा, उसे हम एच कहेंगे। यानी सिंपल टर्म्स में इस तरह से समझ सकते हैं कि एच क्या होता है। तो ये हमारा एंड्रॉइड है। अब हमारे इस एंड्रॉइड में ये हमारा बनाया हुआ एक ऐप है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमारे एंड्रॉइड पे ये ऐप चलेगा कि नहीं, ये हमारा कौन डिसाइड करेगा? एच। सबसे पहले तो हमारा एच हमारे एंड्रॉइड सिस्टम को देखेगा कि ये जो है एंड्रॉइड सिस्टम एंड वर्जन इसे चलने के लिए कैपेबल है कि नहीं। अगर ये इन चीज़ों को नहीं चला सकता तो हमारा एच इसे परफॉर्म नहीं होने देगा, एंड चला लेगा तो एच इसे परफॉर्म करने की अनुमति दे देगा। जहाँ तक चीज़ें सिंपल टर्म्स में एकदम मैंने बेसिक से समझाया। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे की कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एच जैसा कि मैंने बताया था कि एच को कॉन्फ़िगर करने के लिए मेन 3 टाइप्स होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। मैं चीज़ों को एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, एंड साथ आप लोग को चीज़ें एकदम सरल वे में समझ में आ रही होंगी। तो की कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एच मीन एच वर्जन एंड टारगेट एच वर्जन, कंपाइल वर्जन। तो मीन एच वर्जन का जो काम होता है, ऐप चलाने के लिए कौन सा न्यूनतम एंड्रॉइड चाहिए, मतलब किसी भी ऐप को क्रिएट करने के लिए सबसे कम वाला एंड्रॉइड, मतलब एंड्रॉइड इस समय एंड्रॉइड 50 चल रहा है, तो हमें कोई भी एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए सबसे कम वाला एंड्रॉइड कौन सा होना चाहिए, उसके लिए मीन एच का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने कोड भी लिख दिया, इस कोड को आपको प्लीज़ लिख के आना है, बिकॉज छोटे छोटे कोड तो हमें याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखना है एंड्रॉइड एंड कर्ली ब्रेसेस डिफॉल्ट कॉन्फ़िग एंड मीन एच 21। जो 21 एच होगा उस पर किसी भी किसी एप्लीकेशन को हम क्रिएट कर सकते हैं, चला सकते हैं। जो सेकंड है टारगेट एच यह वह वर्जन होता है जिसके लिए ऐप को ऑप्टिमाइज किया जाता है, करता है कि किस पॉलिसी का पालन करेगा। मतलब टारगेट एच कोई ऐसे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं, लाइक अगर समझ लें तो IRCT एप्लीकेशन जो है वो एंड्रॉइड 30 से लेके एंड्रॉइड 60 तक के एप्लीकेशन को केवल सपोर्ट करता है, तो उसके लिए हम टारगेट एच का यूज़ करेंगे। यहाँ भी आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थर्ड की जो बात करते हैं कंपाइल एच वर्जन, जो कि एक कंपाइलेशन के लिए काम करता है। यह डिफाइन करता है कि आपको बिल्ड करते समय कौन सा वर्जन इस्तेमाल होगा। जब भी हम कोई भी ऐप को बिल्ड करेंगे तो वहाँ पे ही हम इसका यूज कर लेंगे कि ये जो हमारा ऐप है वो किस वर्जन पर परफॉर्म करेगा। एंड यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है एंड्रॉइड कंपाइल एच 34, मतलब जब भी एच एक 34 एक कोड वर्ड होता है कि 34 लाइक एंड्रॉइड 60 एंड एंड्रॉइड 50 पर परफॉर्म करेगा। सो नीड ऑफ परमिशन भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। समझ लेते हैं कि नीड ऑफ परमिशन क्या होती है नेक्स्ट वाले टॉपिक से। तो सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए, कंट्रोलिंग के लिए, बाकी हमें पता है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन कोई भी आता है 3 चीज़ हमेशा मेंशन कर दीजिएगा, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड यूजेस। बाकी आपके नंबर 100% आपको दिए जाएंगे। एंड एक ये टॉपिक है व्हाट इज रिसोर्सेज, इसे भी समझ लेते हैं। ये एक बेसिक पॉइंट है। रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज वे फाइल हैं जो यूजर को यूआई प्रोवाइड के लिए, लाइक रिसोर्सेज इज कम्बिनेशन ऑफ स्मॉल फाइल्स लाइक इमेज, टेक्स्ट, etc। तो यहाँ पे अब हम चैप्टर 3 की बात करते हैं, एंड्रॉइड फंडामेंटल एंड यूजर इंटरफेस। तो मैं यहाँ पे काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 11:29 में वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल, एंड अगर कंटेंट आपको अच्छा आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड अदर लोगों से भी सब्सक्राइब कराइए। तो मैं चैप्टर 3 पे पहुँचा हूँ, एंड्रॉइड फंडामेंटल एंड यूजर इंटरफेस डिज़ाइन। तो अगर मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो यहाँ पे परमिशन सिस्टम, जैसा कि मैंने बताया कि परमिशन सिस्टम क्या होता है, तो फिर से यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे कंडीशन के बेस पर एक्सेस मांगा जाता है। ये पॉइंट देखिए, यहाँ पे कंडीशन के बेस पे एक्सेस मांगा जाता है, उसे हम परमिशन कहेंगे। मतलब जहाँ पे कोई कंडीशन दे दिया जाएगा कि क्या आप कैमरा को अलाउ करना चाहते हैं, यहाँ पे हमें एक कंडीशन मिल गया। अब वहाँ पे पॉपअप भी आएगा, अगर अलाउ करना चाहते हैं तो अलाउ करेंगे, एंड डन करना चाहते हैं तो डन कर देंगे। तो इसके लिए हम परमिशन का यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे कुछ इस टाइप के मेन परमिशन होते हैं, गूगल मैप परमिशन, क्रोम कैमरा एक्सेस।
तो किसी भी डिवाइस में डाटा को रिट्रीव एंड स्टोर व यूज के लिए हमें परमिशन देना पड़ता है। बिल्कुल, जब भी हम कोई भी डिवाइस डाउनलोड एंड इंस्टॉल करते हैं तो उसमें हमें डाटा को देने के लिए कोई तो कोई परमिशन को हमें देना पड़ता है। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया, ये मैं डायग्राम कहीं से भी बस अपने दिमाग से सोच के इस डायग्राम को क्रिएट कर दिया था, जो कि आपको समझने में काफ़ी हेल्प देगा। ये मेरा बनाया हुआ डायग्राम है। यहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन को डाउनलोड मतलब एप्लीकेशन को देखा, ये हमारा प्ले स्टोर है, यहाँ से मैंने एप्लीकेशन को देखा एंड फिर मैंने इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद वो मेरा एप्लीकेशन जो था वो समझ लीजिए वो कैमरा था। कैमरा मिला, यहाँ कैमरा ओपन हो गया, पहला यूआई मुझे दिख गया, यूजर इंटरफेस मेन पेज पे। अब कैमरा जैसे ही मैंने अलाउ किया तो कैमरा मुझसे पूछ रहा है क्या आप कैमरा को अलाउ करना चाहते हैं। अगर यस करेंगे तो ये हमारा पिक क्लिक के लिए रेडी हो जाएगा एंड अगर नो करेंगे तो हमारा कैमरा ऑफ हो जाएगा। एंड यही वाली जो यहाँ पोजीशन है ये हमारी परमिशन है एंड इसे हम परमिशन कहेंगे। अगर हम यस कर देते हैं तो हमारा कैमरा ऑन हो जाएगा। इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा कि परमिशन क्या होता है। अब हम समझते हैं कि टाइप ऑफ परमिशन, परमिशन के कितने टाइप हैं। यहाँ पे मैंने मेन 4 टाइप को ही मेंशन किया गया है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कोडिंग बताने लग जाऊंगा तो चीज़ें ऊपर से जाएंगी। बाकी मेरा जो फ्लो बना हुआ है थ्योरी बेस को बस समझाने का, बताने का एंड एक इजी इन्वायरमेंट लाने का, जिससे आप लोग को चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। तो मैं इसीलिए 4 चीज़ों का यहाँ पे टाइप ऑफ परमिशन को बता रहा हूँ, कोड को नहीं बता रहा हूँ। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कोड के लिए तो मैं कोड को भी बताने का पूरा प्रयास करूंगा। तो हम समझते हैं टाइप ऑफ परमिशन कि परमिशन के कौन कौन से टाइप होंगे। पहला है नॉर्मल परमिशन, दूसरा है डेंजरस परमिशन, तीसरा है स्पेशल परमिशन, चौथा है सिग्नेचर परमिशन। तो नॉर्मल परमिशन वो परमिशन होगा जो प्राइवेसी पर कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, लाइक इंटरनेट एंड नेटवर्क। तो अगर कोई हैकर है तो भाई अगर हम अपना इंटरनेट भी ऑन करते हैं तो ये भी हमारा एक रिस्की परमिशन के बीच में आता है। बट नॉर्मली अगर बात करें तो परमिशन की, तो इंटरनेट ऑन करना नॉर्मल है, नेटवर्क एयरप्लेन मोड ऑन करना ये सब नॉर्मल परमिशन है जो हमारा एंड्रॉयड हमसे नहीं मांगता। एंड यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी इसका लिखा है, ऐप डाउनलोड करने के बाद अपने आप ऑन हो जाता है। बिल्कुल हमें उसे परमिशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी ऐप हम अगर डाउनलोड करेंगे तो वो अपने आप इंस्टॉल होकर ऑन हो जाएगा, जो कि हमारा एक नॉर्मल परमिशन के अंतर्गत आता है। अब डेंजर परमिशन की बात करें तो सिंपल मेरी लैंग्वेज में अगर समझें तो डेंजर परमिशन वो परमिशन होगी जिसमें हमारे प्राइवेसी लीक होने का खतरा होगा एंड हमारे अलाउ करने के बिना कोई भी हमारे डेटा को नहीं देख सकता, डेटा को नहीं खोल सकता, इमेज को नहीं देख सकता। तो यहाँ पे मैंने एक गैलरी एंड लोकेशन का एग्जांपल लिया कि जब भी हम गैलरी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो हमसे पूछेगा कि आप पूरी फाइल को इस गैलरी वाले डेटा को देना चाहते हैं, मतलब गैलरी में डालना चाहते हैं पूरे फाइल को। अगर मैं यस करूंगा तो सभी पिक मुझे दिखाई देंगे, नो करूंगा तो नहीं दिखाएंगे। उसी तरह लोकेशन, अगर मैं यस करूंगा तो लोकेशन शो होगा, नो करेंगे तो लोकेशन शो नहीं होगा गूगल मैप पे। एंड स्पेशल परमिशन वो परमिशन होती है जो हमें डायरेक्ट सेटिंग में जाके चेंज करनी पड़ती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप लोगों ने सुना होगा व्हाट इज डेवलपर टूल। तो डेवलपर टूल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्मार्ट टूल्स एंड एडवांस टूल इन योर एंड्रॉइड सिस्टम। तो जो अगर हमें डेवलपर टूल के ऑप्शन को ऑन करना होगा तो हम डायरेक्ट सबसे पहले यहाँ पे हमारी सेटिंग होती है, हम सेटिंग को ऑन करेंगे। सेटिंग ऑन करने के बाद बिल्ड नंबर पे जाएंगे। बिल्ड नंबर ऑन करने के बाद जब हम बिल्ड नंबर ऑन करेंगे तो यहाँ पे कुछ लिख के आता है योर डेवलपर ऑप्शन इज ऑन। डेवलपर ऑप्शन जैसे ही हमारा ऑन हो जाता है वहाँ पे मल्टीपल अलग अलग सेटिंग्स को ऑन कर सकते हैं। तो ये हमारा स्पेशल परमिशन हो जाता है। एंड अब अगर हम बात करें सिग्नेचर परमिशन की, तो सिग्नेचर परमिशन वो परमिशन होता है जो केवल डेवलपर की तरफ से अलाउ किया जा सके। एंड यहाँ पे मैं एक सिंपल वेबसाइट का ले रहा हूँ, जैसे कि हमने एक ई कार्ड की वेबसाइट को क्रिएट किया एंड ई कार्ड की वेबसाइट को क्रिएट करने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट है यहाँ पे सारे प्रोडक्ट दिखेंगे। ई कार्ड जो होता है जिसमें हम प्रोडक्ट को दिखाते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं हमने एक शॉप्सी की वेबसाइट बनाई, अमेजोन की वेबसाइट बनाई, जिससे मल्टीपल प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं कि ये सॉक्स है एंड ये स्लीपर है, ये सैंडल है, मतलब कौन कौन सी चीजें हैं, फूड वियर वाली कैटेगरी यहाँ पे शो हो रही है। तो ये जो चीजें दिख, ये तो सारी चीजें यूजर को दिखेंगी, बट इन चीजों को जो ऐड करेगा वो जो होगा वो डेवलपर होगा, वो एडमिन होगा। तो यहाँ बोला जा सकता है कि सिग्नेचर परमिशन केवल एडमिन ही चेंज कर सकता है, डेवलपर के तरफ से ही उसे चेंज किया जा सकता है। सो आपको परमिशन सिंपल टर्म्स में समझ में
आ गया होगा कि परमिशन क्या होता है एंड इसके कितने टाइप है। मैंने सिंपल टर्म्स में समझाने की पूरी कोशिश की है। एंड एक ये मेन इम्पोर्टेंट 3 चैप्टर का मैंने यहाँ पे इसे लिखा है, बाकी मैंने कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा है, बट मैं इतने सिंपल टर्म्स में से समझाऊंगा कि एंड्रॉइड यूआई कंपोनेंट क्या होता है। तो अगर हम बात करें कि एंड्रॉइड यूआई कंपोनेंट क्या होता है, तो सबसे पहले मैं इसको आप इग्नोर कर दीजिए अभी कुछ टाइम के लिए। एंड एंड्रॉइड यूआई कंपोनेंट को आप इग्नोर कर दीजिए, मैं आपको समझाता हूँ एंड्रॉइड यूआई कंपोनेंट होता क्या है। लाइक ये आप समझ लीजिए ये मेरा एक एंड्रॉइड फोन है, थोड़ा सा भाई मेरा एंड्रॉइड फोन सस्ता वाला है, तो ये समझ लीजिए आप मेरा ये एंड्रॉइड फोन है। यहाँ पे 3 बटन है एंड जब हम एंड्रॉइड फोन को ऑन करते हैं तो सबसे पहला तो मैं कंपोनेंट आपको इसी में दिखा देता हूँ कि यूआई कंपोनेंट हमारे होते क्या है। पहला तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैं क्या बना हुआ, ये हमारा पैटर्न है। जब भी हमें एंड्रॉइड को ऑन करेंगे ये हमारी 2 बटन है। जब हम एंड्रॉइड को यहाँ पे ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद सबसे पहले हमें पासवर्ड डालना पड़ता है। तो कुछ लोग हैं जो भाई फेस लॉक लगा लेते हैं, बट नहीं, मुझे यूजर या फिर यूआई कंपोनेंट को बताना है। तो सबसे पहले हम एक पैटर्न कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये ओपन हो गया। तो हमारा जो पहला है ये हमारा एक यूआई कंपोनेंट है। तो ये समझ में आ गया है कि ये क्या है। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो पैटर्न वाला दिख गया, जैसे हमारा मोबाइल ऑन हुआ उसके बाद हमारे पास ये 3 बटन्स आए। ठीक, ये भी टचेबल बटन है एंड जब हम इसे क्लिक करेंगे तो ये भी हमारे एक यूआई इंटरफेस बटन होंगे, यूआई कंपोनेंट्स होंगे। ठीक, इसे ऑन करने इसे दबाएंगे तो ये आ जाएगा, बैक जाएगा, ये हमारे पास मल्टीपल स्क्रीन को ओपन करके देगा जिससे हम डायरेक्ट किसी भी स्क्रीन पर मूव कर सकते हैं। एंड ये जो होगा हमें होम पे डायरेक्ट पहुंचा देगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। एंड फिर जब हम अपने गैलरी को ओपन करते हैं, गैलरी को हम ओपन करने के बाद हमारे पास एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। अब एडिट का ऑप्शन, ये भी हमारा एक यूआई कंपोनेंट है। एडिट का ऑप्शन आने के बाद मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे कि इसे क्रॉप करना है हमें इमेज को एंड वगैरह जो भी चीजें करनी है। तो हमें इस तरह से जितने भी यूजर को शो होने वाले ऑप्शन होंगे एंड कंपोनेंट्स होंगे वो हमारा एक यूजर कंपोनेंट होगा एंड यूजर इंटरफेस कंपोनेंट होगा। अब हम इसे समझते हैं यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल टर्म्स में नोटिस कर दिया एंड्रॉइड यूआई कंपोनेंट। सबसे पहले टेक्स्ट व्यू होगा, जो भी चीजें हमें दिखाई देंगी वो हमारे टेक्स्ट व्यू होंगे। एंड इसका सिंपल सा कोड आप याद करके जा सकते हैं कि टेक्स्ट व्यू लिखेंगे एंड फिर एंड्रॉइड टेक्स्ट हाई, टेक्स्ट व्यू लिखेंगे एंड्रॉइड टेक्स्ट हाई। एंड दूसरा है एडिट टेक्स्ट, टेक्स्ट को एडिट करने के लिए बटन, किसी भी बटन को क्रिएट करने के लिए हम बटन यूआई कंपोनेंट का यूज करेंगे एंड इमेज को शो करने के लिए इमेज का यूज करेंगे। एंड चेक बॉक्स एंड रेडियो बॉक्स, तो हम समझ लेते हैं चेक बॉक्स और रेडियो बॉक्स में क्या अंतर है। चेक बॉक्स होगा उसमें हम मल्टीपल बॉक्सेस को क्लिक कर सकते हैं, बट जो रेडियो बॉक्स होगा उसमें हम हमारे पास 2 बॉक्स हैं एंड यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये वाला अपने आप अनक्लिक हो जाएगा। एंड जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाला अपने आप अनक्लिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेल एंड फीमेल इस तरह समझ सकते हैं। आप मेल हैं या फीमेल दोनों में से एक ही हो सकते हैं, वो बात अलग है भाई, आप कोई और हो सकते हैं, बट यहाँ पे मैं सिंपल समझा रहा हूँ कि हम यहाँ मेल पे क्लिक करेंगे या फीमेल पे क्लिक करेंगे। एंड जो जो चेक बॉक्स है ये हो गया हमारा, आपने 10th किया है, यस मैंने 10th किया, आपने 12th किया है, मैंने 12th किया, आपने डिप्लोमा किया है, यस मैंने डिप्लोमा किया है। एंड यहाँ पे स्विच, स्विच का यूज है ऑन ऑफ, मतलब कि अगर हमें लाइट ऑन करनी है तो हम स्विच का यूज करेंगे। एंड प्रोग्रेस बार, जब भी कोई मूवी हम डाउनलोड करने लगते हैं तो उसके लिए हम प्रोग्रेस बार का यूज करेंगे। एंड ड्रॉप डाउन मेन्यू, जब हम ड्रॉप डाउन मेन्यू लाइक हम व्हाट्सएप पे जाएंगे एंड 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो हमें एक मेन्यू दिख जाएगी, जो मल्टीपल यहाँ पे मेन्यू दिखते रहेंगे जिसे हम स्क्रॉल करके देख सकते हैं। एंड टाइम पिकर, टाइम को चेंज करने के लिए लाइक जब हम लैपटॉप अपना ओपन करते हैं तो अगर हम टाइम वाले पे जाके क्लिक करेंगे तो हमें एक घड़ी जैसा आइकन मिल जाएगा एंड उससे हम टाइम को चेंज कर सकते हैं, वही हमारा टाइम पिकर होगा। तो आपको एंड्रॉइड यूआई कंपोनेंट समझ में आ गया होगा, बाकी आप एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख सकते हैं। एंड अब हम यहाँ पे बात करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इवेंट हैंडलिंग। तो इवेंट हैंडलिंग क्या होता है, तो यहाँ पे बात करते हैं इवेंट हैंडलिंग की। तो जब कोई यूजर मोबाइल ऐप में किसी बटन को क्लिक, किसी इमेज को टच, टेक्स्ट बॉक्स में टाइप, तो वहाँ पे एक इवेंट अकर होगा। यूजर के बटन क्लिक करने पर मैसेज शो होना होता है
एंड मल्टीपल इवेंट को मैनेज करने के लिए इवेंट हैंडलिंग का यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इवेंट क्या होता है। तो जब भी हम कोई भी बटन क्लिक करते हैं या फिर हम जैसे बहुत से लोग होते हैं इस टाइम खेल रहे होंगे, एक फ्री फायर गेम करके आता है या फिर पबजी भी है इस टाइप से। तो जब भी हम कोई भी यहाँ पे ये हमारा गेम हो गया एंड ये हमारा गेम की बंदूक की गोली हो गई एंड ये हमारा समझ लीजिए भाई ये हमारा ग्लू वॉल हो गया, फ्री फायर वालों के लिए है ये। तो इस पे जब हम क्लिक करेंगे, मैंने इस पे ऐसे क्लिक किया तो हमारा एक इवेंट जनरेट हुआ, इवेंट अकर हुआ, तो उसे इवेंट कहते हैं। इस पे क्लिक किया तो ग्लू वॉल आ गया। तो जब भी हम कोई बटन को क्लिक करते हैं, कोई इमेज टच करते हैं, तो हमारा एक वहाँ पे इवेंट अकर होता है। समझाने का सिंपल सा हमारा एम यही था। और फ्री फायर एंड पबजी को इग्नोर किया जाए, मैं यहाँ पे गेम को किसी को भी बता नहीं रहा कि कौन सा गेम अच्छा होता है, एक सिंपल टर्म्स में एग्जांपल को बता रहा हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इवेंट क्या होते हैं। एंड अगर इवेंट हैंडलिंग की बात करें तो सिंपल टर्म्स में इवेंट हैंडलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ हैंडल ऑल इवेंट्स। इवेंट को मैनेज करने के लिए इवेंट हैंडलिंग का यूज किया जाता है। बस इतना आप दिमाग में रख रहिए, मुझे पता है बाकी आप लोग लिख के आ जाएंगे। सो इवेंट हैंडलिंग के मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पे पहला कंपोनेंट है इवेंट सोर्स। ये वो कंपोनेंट होता है जो इवेंट को जनरेट करता है, जिसे हम इवेंट सोर्स कहते हैं। इवेंट लिसनर, इवेंट को सुनने के लिए इवेंट लिसनर का यूज करेंगे। बस जैसे कि आप मेरी आवाज को बस सुन के वहाँ पे जो लिख के आ सकते हैं एग्जाम में वो लिख दीजिएगा, बट बस सुन के जाइए। तो इवेंट लिसनर वो होता है जो हमारे इवेंट को सुनता है, बस ऐसे ही लिख के आ सकते हैं। इवेंट लिसनर के मेन 3 टाइप हो सकते हैं, ऑन क्लिक लिसनर, ऑन टच लिसनर एंड टेक्स्ट वॉचर। एंड इवेंट हैंडलर, इवेंट को हैंडल करने के लिए हम इवेंट हैंडलर का यूज करेंगे। एंड यहाँ पे इवेंट लिसनर रजिस्ट्रेशन, इवेंट को जोड़ने के लिए, मतलब एक इवेंट ये है एंड एक इवेंट ये है, इन दोनों इवेंट को ऐड करने के लिए हम इवेंट लिसनर का यूज करेंगे। एंड यहाँ पे ऑन क्लिक लिसनर, ऑन स्क्रोल, ऑन होवर लिसनर, ईटीसी हो सकता है। एंड यहाँ पे मैं आपको इवेंट के टाइप भी बताऊंगा, बट पहले ये देख लेते हैं कि इवेंट हैंडलिंग का यूज कहाँ कहाँ होता है। पहला तो इवेंट हैंडलिंग का यूज 2 टाइप्स में होते हैं, एक एक्सप्लिसिट, एक इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट मैंने वहाँ आपको बताया था, बट ये अलग है। इसमें एक्सप्लिसिट जो होगा स्पेसिफिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए इवेंट हैंडलिंग का यूज किया जाएगा। वन एप्लीकेशन को यूज के लिए इवेंट हैंडलिंग का यूज किया जाएगा। एंड लॉग इन एंड लॉग आउट के लिए हम इवेंट हैंडलिंग का यूज करते हैं। एंड इम्प्लिसिट यूजर्स की अगर बात करें तो एक्टिविटी टू एक्टिविटी यूज करने के लिए इवेंट हैंडलिंग का यूज करेंगे। वन टास्क को मल्टीपल एप्लीकेशन पे परफॉर्म करने के लिए इवेंट हैंडलिंग का यूज किया जाएगा। एंड इनडायरेक्ट शेयरिंग के लिए हम इवेंट हैंडलिंग का यूज करेंगे। एंड अगर इवेंट के टाइप की बात करें तो मल्टीपल टाइप के इवेंट होते हैं, मेन यहाँ पे 5 टाइप के इवेंट होंगे। हाँ, आप ये भी याद रखिए, इसमें आपको ये सिंटेक्स लिख के आना है। सो मैं आपको बता देता हूँ टाइप इवेंट। पहला ऑन क्लिक, ऑन फोकस चेंज, ऑन की, ऑन टच। ऑन क्लिक जो होगा यूजर बटन क्लिक के लिए, ऑन फोकस जो होगा लॉन्ग प्रेस के लिए, मतलब जब भी कोई ऑप्शन हमें दिखेगा उस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तब जाके कोई ऑप्शन ओपन होगा। इसका एग्जाम्पल है कि व्हाट्सएप का जो मैसेज होता है उसे हम कुछ देर के लिए क्लिक करे रहते हैं तो 3 ऑप्शन आते हैं कि इसे डिलीट करना है, कि डिलीट फॉर मी करना है, कि कैंसिल करना है। तो हम डिलीट फॉर मी कर देते हैं एंड हमारी तरफ से मैसेज डिलीट हो जाता है। इसे हम ऑन फोकस चेंज कहेंगे। एंड ऑन की, वन इनपुट बॉक्स टू सेकंड इनपुट बॉक्स मूव, मतलब एक इनपुट बॉक्स से दूसरे इनपुट बॉक्स पे मूव करने के लिए हम ऑन की का यूज करेंगे। ऑन टच ये बेसिक इवेंट है। ऑन टच के लिए जैसा कि मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये हमारा एक इवेंट जनरेट हो रहा है। एंड अगर इसके सिंटेक्स की बात करेंगे, सबसे पहले हम व्यू को पूरा आप याद करके चले जाइए। व्यू को याद करने के बाद जो यहाँ पे चीजें हैं बस उसको लिख दीजिए। ऑन क्लिक, ऑन फोकस चेंज, ऑन की, ऑन टच एंड लिस्टेनर, 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 लिस्टन, आपके काम हो जाएगा। यहाँ तक आपको चीजें काफी सिंपल तरीके मैंने समझाया। एंड अब हम यहाँ पे बात करते हैं चैप्टर 4। यहाँ तक चीजें आपको सिंपल टर्म्स में एंड सिंपल लोकल लैंग्वेज में आपको समझ में आ रही होंगी। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ चैप्टर 4, मेन्यू एंड प्रेफरेंस। तो मेन्यू क्या होता है? मेन्यू इज अ कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल ऑप्शन एंड ऑप्शन के अंदर भी मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, उसे मेन्यू कहते हैं। यहाँ पे लिखा गया है किसी एंड्रॉइड ऐप में ऑप्शन लिस्ट को मेन्यू कहते हैं। जब किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो उस एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल मेन्यू पाए जाते हैं, जिसे क्लिक करने पर मल्टीपल ऑप्शन शो होता है। मतलब किसी एप्लीकेशन में जब भी कोई मेन्यू मिलेगा, ये हमारा मेन्यू होगा, इस मेन्यू को हमने क्लिक किया एंड इसमें मल्टीपल ऑप्शन हमें शो हुआ तो वो हमारा मेन्यू होगा।
मेन्यू का यूज़ कई तरह के एक्शन परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल ये बात सही है। मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म के लिए हम मेन्यू का यूज़ करेंगे। नीड ऑफ मेन्यू की अगर बात करें तो नीड ऑफ मेन्यू मल्टीपल ऑप्शन शो करने के लिए, डायरेक्ट फीचर यूज़ करने के लिए एंड यूआई को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम मेन्यू का यूज़ करेंगे। एंड मेन्यू के एडवांटेज मल्टीपल है। सिंपल एंड क्लीन यूआई क्रिएट करने के लिए हम मेन्यू का यूज़ करेंगे। एंड स्क्रीन स्पेस को कम करने के लिए, बिल्कुल स्क्रीन की स्पेस को कम करने के लिए हम मेन्यू का यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑप्शन वन प्लेस, मतलब जितने भी मल्टीपल इंपॉर्टेंट ऑप्शन होंगे उन्हें एक ही प्लेस पे दिखाने के लिए यहाँ पे मल्टीपल मेन्यू को दिखाने के लिए हम मेन्यू का यूज़ करेंगे। एंड अगर कुछ इसके डिसएडवांटेज भी है, बिल्कुल अगर किसी चीज़ का एडवांटेज होगा तो डिसएडवांटेज भी होगा। एग्जाम में अगर हम एडवांटेज लिखते हैं तो उसका हमें डिसएडवांटेज भी लिखना पड़ेगा। इसका इफेक्ट एग्जाम में के ऊपर अच्छा पड़ता है। तो कुछ ऑप्शन छुपे रह सकते हैं इसके एडवांटेज में। एंड स्मॉल स्क्रीन में कम आइटम आ सकते हैं। एंड कस्टमाइजेशन डिफरेंट होता है, जिसे एंड्रॉइड का ज्ञान रहेगा वही कस्टमाइज कर सकेगा। एंड अगर टाइप ऑफ मेन्यू की बात करें तो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, मुझे पता था, बट मैं आपको चीज़ें आसानी से समझा दे रहा हूँ कि ऑप्शन मेन्यू, इसमें जो मेन्यू के टाइप होते हैं, मेन्यू 3 टाइप के यहाँ पे होगी। आप इस तरह समझ लीजिए, पहला ऑप्शन मेन्यू, एंड जो सेकंड है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, एंड जो थर्ड है पॉपअप मेन्यू। तो सबसे पहले हम ऑप्शन मेन्यू से शुरू करते हैं कि ऑप्शन मेन्यू क्या होता है। तो यहाँ पे मैं पहला लिख देता हूँ ऑप्शन मेन्यू। तो ऑप्शन मेन्यू वो मेन्यू होगा जिसमें मल्टीपल ऑप्शन क्रिएट होंगे, या फिर इस तरह बोला जा सकता है जहाँ पे हमें 3 डॉट दिखेंगे वो हमारा ऑप्शन मेन्यू होगा। कहीं पे भी अगर हमें इस तरह से 3 डॉट दिख जाए तो ये हमारा ऑप्शन मेन्यू होगा। जैसे ही कोई यूजर इसे क्लिक करेगा तो ये क्लिक करेगा, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन हमें शो हो जाएंगे कि एडिट करो, इमेज क्लिक करो एंड डेट एंड टाइम, इसे हम ऑप्शन मेन्यू कहेंगे। एंड ऑप्शन सेकंड जो हमारा आता है वो मैंने आपको बताया कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। इसे आप याद कर लीजिए, 100% ये सवाल आता है। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू वो मेन्यू होता है जिसे हम लॉन्ग प्रेस करे रहते हैं, वो हमारा कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आएगा। लाइक मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप को ओपन किया, व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद मैं किसी से चैटिंग कर रहा था एंड मैंने मैसेज यहाँ पे ये वाला मैसेज गलत भेज दिया एंड ये वाला मैसेज दूसरी तरफ से आया। अब मुझे इस वाले मैसेज को डिलीट करना है तो मैं इसे लॉन्ग प्रेस करा रहूंगा एंड मेरे पास 3 ऑप्शन आएंगे, एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन एंड 3 ऑप्शन यहाँ पे शो किया जा रहा है। एक डिलीट फॉर मी, डिलीट फॉर एवरीवन एंड एग्जिट एंड डिस्कार्ड रहता है। तो मैं डिलीट फॉर एवरीवन करूंगा तो ये वाला जो ऑप्शन होगा यहाँ से ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। सो इसे हम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहेंगे। जो लॉन्ग प्रेस करने के बाद जो भी मेन्यू ओपन होगा वो हमारा कॉन्टेक्स्ट मेन्यू होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट पॉपअप मेन्यू। ये डायरेक्ट एग्जाम में पे इसी तरह पूछा जा सकता है कि पॉपअप मेन्यू क्या होता है। तो हम इस तरह बता सकते हैं, पॉपअप मेन्यू जो होता है टेम्परेरी ऑप्शन शो करने के लिए पॉपअप मेन्यू का यूज किया जाएगा। टेम्परेरी मतलब कि जब कोई भी जब हम ऐप को डिलीट करते रहते हैं, जैसे हमें कोई भी, ये हमारा एप्लीकेशन है, लाइक ये हमारा इंस्टाग्राम एप्लीकेशन है एंड इसे हमें डिलीट करना है तो हम इसे प्रेस करे रहेंगे एंड कुछ टाइम के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आ जाते हैं, एक अनइंस्टॉल एंड होम पे लगाने के लिए एंड इसकी इंफॉर्मेशन को देखने के लिए। एंड जैसे ही हम इस पे से हाथ हटाते हैं तो ये ऑप्शन हमारे डिलीट हो जाते हैं। तो इसे हम पॉपअप मेन्यू कहते हैं। एंड पॉपअप मेन्यू का एक और एग्जांपल है, जब हमारी बैटरी यहाँ पे लो होने लगती है, जो हमारी ये यहाँ पे ये वाली जो हमारी बैटरी है जब ये लो होने लगती है तो एक पॉपअप मेन्यू आ जाता है कि योर बैटरी इज लो, प्लीज चार्ज। एंड जब हम उसे टच करने जाते हैं तो ऑटोमेटिक वो हट जाता है, तो इसे हम पॉपअप मेन्यू कहते हैं। एंड यहाँ पे मैंने एक स्टेप भी बता दिया है ऑप्शन मेन्यू क्रिएट करने का, तो हम इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले न्यू एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी में जाएंगे एंड फिर उसके बाद रिसोर्स की टाइप चुनेंगे एंड ऑन क्लिक मेन्यू फोल्डर, राइट क्लिक न्यू मेन्यू रिसोर्स, फाइल का नाम। सो यहाँ पे ये जो ऑपरेशन स्टेप्स है वो हर मेन्यू में यूज कर सकते हैं, ऑप्शन मेन्यू में एंड कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में, पॉपअप मेन्यू में। तीनों मेन्यू को अच्छे से याद करके जाइए, मैंने तीनों को समझा दिया, पेन कॉपी से लिख लीजिए। 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेन्यू के बेसिस पे। एंड अब यहाँ पे हम बात करते हैं शेयर्ड प्रेफरेंस एंड्रॉइड की।
तो शेयर्ड प्रेफरेंस एंड्रॉइड की बात करने से पहले हम समझ लेते हैं डाटा स्टोर क्या होता है। एंड्रॉइड में डाटा स्टोर के लिए हम 3 चीज़ों का यूज़ करते हैं। एंड्रॉइड में अगर हमें डेटा को स्टोर करना है तो वहाँ पे हम 3 चीज़ों का यूज़ करेंगे, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा है। पहला है बंडल पासिंग, दूसरा है डाटाबेस, तीसरा है शेयर्ड प्रेफरेंस। हम शेयर्ड प्रेफरेंस हमारे टॉपिक में है तो हम इसे समझने वाले हैं, बट इसे समझ लेते हैं। बंडल पासिंग होती है जिसमें एक्टिविटी टू एक्टिविटी हम डाटा को ट्रांसमिट करते हैं। डाटाबेस जो होता है लाइक MySQL एंड ETC, उसके लिए हम डाटाबेस का यूज़ करते हैं लार्ज डाटा के लिए। बट यहाँ पे हम शेयर्ड प्रेफरेंस को समझने वाले हैं तो डायरेक्ट हम शेयर्ड प्रेफरेंस को समझते हैं। तो अगर मेरी सिंपल लैंग्वेज में समझें कि शेयर्ड प्रेफरेंस क्या होता है, तो शेयर्ड प्रेफरेंस में जो भी वैल्यू होगा की एंड पेयर वैल्यू में स्टोर किया जाएगा, एंड टेम्परेरी एंड कुछ परमानेंटली टाइम के लिए सेव करने के लिए हम शेयर्ड प्रेफरेंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि इस तरह समझा सकता है कि यूज़र का नेम एंड लॉगिन किया है या नहीं, ऐप का थीम, भाषा का चयन, ये परमानेंटली स्टोर के लिए हम शेयर्ड प्रेफरेंस का यूज़ करेंगे। एंड इस डायग्राम से आपको चीज़ें एकदम सिंपल से समझ में आ जाएंगी। मैंने एक स्प्लैश स्क्रीन बनाया, मतलब हमारे पास एक लॉगिन स्क्रीन बनी, एंड उसमें सबसे पहले मैंने जाके यहाँ पे रजिस्टर किया। मैंने अपना नेम लिखा, जीमेल लिखा, फ़ोन नंबर लिखा, रजिस्टर किया। रजिस्टर करते ही हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर्ड प्रेफरेंस में जाके सेव हो गई। एंड फिर हम होम वाले पे गए। होम पे जाने के बाद मैंने अपना लॉगिन वाले को ओपन किया, एंड जैसे ही मैंने लॉगिन करने के लिए यहाँ पे नेम एंड आईडी डाला तो हमें एक शेयर्ड प्रेफरेंस से ऑप्शन मिलता है कि आप इसे डालना चाहते हैं, या जब हम इसे सबमिट कर देते हैं तो वहाँ पे हमारा डाटा सेव था, तभी चीज़ें सबमिट हो पाई हैं। ये हमारा शेयर्ड प्रेफरेंस का यूज़ होता है। एंड शेयर्ड प्रेफरेंस के अगर फीचर्स की बात करें कि शेयर्ड प्रेफरेंस के फीचर कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे की वैल्यू पेयर एंड एक्सेस यूनिक वैल्यू एंड प्राइवेट लॉगिन एंड ऑटो लोड इसके फीचर्स हैं। एंड इसके डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो ओनली प्रिमिटिव डाटा टाइप, सिक्योरिटी, स्मॉल डाटा, नो बैकअप। बिल्कुल शेयर प्रेफरेंस में कोई भी बैकअप नहीं होता है। इसके एडवांटेज जो है सिंपल है, लाइट वेट है, प्राइवेट एक्सेस है, एंड इंस्टेंट स्टोर। एक बार डाटा सेट हो गया तो हमेशा रहेगा, उसे डिलीट नहीं कर सकते। इसका बेस्ट एग्जांपल है सेव्ड पासवर्ड। जब भी हम कहीं भी अपना पासवर्ड लिखते हैं तो गूगल में जाके एक जगह हमारा सेव हो जाता है, एंड उसे हम डिलीट फिर कभी नहीं कर सकते। अगर आप चाहें तो स्पेसिफिक कंडीशंस पे जाके आप उसे डिलीट कर सकते हैं। सो यहाँ पे अब हम अपने चैप्टर 5 पे आ गए हैं। लाइक मुंह थक गया मेरा बोलते बोलते, बट एग्जाम है तो बोलना पड़ेगा। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं एक चीज आप लोग को बताने वाला हूँ जो आप सुन के काफी शॉक्ड हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप मुझे कमेंट में जवाब दीजिएगा कि मैंने ये पहले आपको बताना चाहिए था लास्ट में। तो हम बात करते हैं चैप्टर 5, एंड इसके बाद अभी हमारे पास चैप्टर 5 के बाद चैप्टर 6, 7, 8 ओनली 3 चैप्टर और बचेंगे, एंड उसे हम कंप्लीट करके वन शॉट इसका बना देंगे। एंड पूरा हमारा जो एंड्रॉइड है वो खत्म हो जाएगा सिंपल टर्म्स एंड छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ एंड मेरी मजेदार बातों के साथ। तो हम बात करते हैं कि एडवांस यूआई कंपोनेंट में क्या आ सकता है। देखिए मेरे अगर मैं बताऊं तो सिंपल सा इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा 100% की एडवांस यूआई कंपोनेंट को लिखिए। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ यही आएंगे। तो हमें लिखना है डाटा पिकर इन एंड्रॉइड, पहला एडवांस यूआई कंपोनेंट है। दूसरा है टाइम पिकर इन एंड्रॉइड, डाटा पिकर इन एंड्रॉइड। डेटा पिकर एंड्रॉइड एक यूआई कंपोनेंट है जो यूजर को एक कैलेंडर इंटरफेस के माध्यम से और डेट, मंथ एंड ईयर्स को चूज करने की सुविधा प्रोवाइड करता है। इसे हम डायलॉग या पॉपअप व्यू के रूप में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ये हमारे पॉपअप व्यू का भी एक अच्छा खासा एग्जांपल है। तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि डेटा पिकर एंड्रॉइड क्या होता है। डेट, मंथ एंड ईयर को चूज करने के लिए हम डेट पिकर एंड्रॉइड का यूज करते हैं, जो कि हमारे एडवांस यूआई कंपोनेंट के अंतर्गत आता है। जो सेकेंड है टाइम पिकर। टाइम पिकर जो होता है टाइम को चूज करने के लिए हम टाइम पिकर का यूज करते हैं। ये भी हमारा एक एडवांस यूआई कंपोनेंट के अंतर्गत आता है। यहाँ पे मैंने 2 आपको बता दिया। थर्ड है ग्रिड व्यू। तो सबसे पहले ग्रिड व्यू को इस तरह मैं अपनी लैंग्वेज समझा देता हूँ। ग्रिड व्यू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो, कॉलम्स, डाटा। ग्रिड व्यू इज यूज टू रो एंड कॉलम फॉर्मेट में, रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में डेटा को यूज करने के लिए हम ग्रिड व्यू का यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि ग्रिड व्यू इज एन एंड्रॉइड व्यू, इट इज यूज टू शो डाटा इन रो एंड कॉलम। इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं बता देता हूँ। गैलरी, जब मैं गैलरी को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे इस तरह से ग्रिड बना रहता है। ये रहती है हमारी और डाउनलोड वाली इमेज, ये व्हाट्सएप वाली इमेज, इंस्टा वाली इमेज, ये होती है
मल्टीपल टाइप्स की हमारी इमेज, टेलीग्राम वाली इमेज एंड जितने भी इमेज है ये हमारी ग्रिड व्यू बन रही है एंड ये रो है, ये हमारा कॉलम है। इस टाइप से आपको ग्रिड व्यू का मतलब समझ में आ गया होगा। इसका यूज कहाँ पे होता है आप लोग लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने इसे मेंशन किया है, इट शो आइटम इन बॉक्स फॉर्म एंड फिर ऑल आइटम एट सेम टाइम, एग्जाम्पल गैलरी फोटो एंड ऐप आइकन्स। एंड अगर नीड ऑफ ग्रिड व्यू का समझे, मैं आपको इसलिए इस ग्रिड व्यू को बता रहा हूँ कि ग्रिड व्यू एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूछा जा सकता है। एंड एडवांस यूआई कंपोनेंट के अंदर अगर पूछे तो हमें तीनों को दिखाना है, डेटा पिकर एंड टाइम पिकर एंड ग्रिड व्यू। तो नीड ऑफ ग्रिड व्यू को समझते हैं कि नीड ऑफ ग्रिड व्यू क्या है। तो टू शो डाटा ग्रिड फॉर्म, टू डिस्प्ले इमेज एंड टू सेव स्क्रीन स्पेस। आपको नीड समझ में आ गई होगी। एंड एडवांटेज की बात करें तो इजी टू यूज, गुड फॉर इमेजेस एंड क्लीन यूआई, ऑटो स्क्रोलिंग। डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो नॉट गुड फॉर लार्ज डाटा, लेस फ्लेक्सिबल, स्लो विथ मेनी आइटम। बिल्कुल जब हमारे पास बहुत सारी फोटोज हो जाती हैं तो हमारा जो मोबाइल भी होता है हैंग भी होता है एंड गैलरी के जो स्पेसेस होते हैं कम हो जाते हैं एंड हमें उसे डिलीट करना पड़ता है। तो जहाँ पे अगर आप कोड को देखना चाहें तो देख सकते हैं, बाकी मुझे पता है कोई भी कोड पे ध्यान देगा नहीं। बट अगर हम एक्सएमएल के भी कोड को बस इतना ही लिख के अपने सवाल में आ जाते हैं ग्रिड व्यू लिखने के बाद, तो 100% आपको नंबर फुल मिलेंगे। आप इसे देख सकते हैं। एंड यूज ग्रिड व्यू, जैसा कि मैंने आपको बताया, यूज तो आप खुद लिख सकते हैं भाई। ग्रिड व्यू का यूज क्यों किया जाता है, गैलरी ऐप, इमेज ऐप, ऐप आइकन, प्रोटेक्ट डिस्प्ले के लिए। एंड अब हम बात करते हैं लिस्ट व्यू, जो कि चैप्टर नंबर 5 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव क्वेश्चन है भाई साहब। इसको हमें याद करके ही जाना है। तो लिस्ट व्यू तो सबसे पहले मेरी भाषा में समझ लो भैया कि हमारा एंड्रॉइड है एंड ये हमारा एक ऑप्शन बटन है। इस पे मैंने क्लिक किया एंड जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया हमारे पास एक लंबी अच्छी खासी लिस्ट खुल के आ गई। यहाँ पे है कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, रीडू, फॉर्मेटिंग, स्पेसिंग, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस दो हो गई। यही हमारा लिस्ट है और कुछ लिस्ट में है नहीं। तो आपको समझ में आ गया होगा लिस्ट क्या है। तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिए आप। लिस्ट लिस्ट व्यू is an Android view. It is used to show data in a list. One item below another item are shown in vertical order and each item is displayed in single row. Example content list, song list, setting menu, मैंने जैसे बताया। एंड यहाँ पे अगर नीड की बात करें तो टू शो डाटा इन लिस्ट फॉर्म, इजी फॉर्म, स्क्रोलिंग एंड टू डिस्प्ले टेक्स्ट और सिंपल आइटम। एंड अगर इसके एडवांटेज की बात करें, इजी टू यूज, गुड फॉर टेक्स्ट डाटा, यूजर लेस मेमोरी। एंड अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, लिमिटेड डिजाइन, नॉट गुड फॉर इमेज एंड स्लो फॉर बिग डाटा। बिल्कुल बिग डाटा के लिए हमारा जो लिस्ट व्यू है एंड स्लो है। एंड अगर आप चाहें तो इसके कोड को भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कोड को मेंशन कर दिया है। एंड इस तरह लिख देंगे कि हमने एक लिस्ट व्यू को क्रिएट किया एंड एंड्रॉइड आईडी बनाया एंड उस आईडी को यहाँ पे मेंशन कर दिया, एंड्रॉइड लेआउट को बनाया एंड मैच पेरेंट कर दिया, एंड्रॉइड लेआउट हाइट को किया एंड मैच पेरेंट कर दिया। यहाँ पे आप केवल एक्सएमएल वाले कोड को भी लिख सकते हैं। एंड अगर इसके यूज की बात करें कि कहाँ कहाँ इसका यूज होता है लिस्ट व्यू का, तो कॉन्टेक्ट लिस्ट में, सॉन्ग लिस्ट में, मेन्यू लिस्ट में, कॉन्टेक्ट लिस्ट, सॉन्ग लिस्ट, मेन्यू लिस्ट एंड सेटिंग पेजेस। तो यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। तो अब हम बात करते हैं मटेरियल डिजाइन, जहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। ये पीडीएफ थोड़ी सी ब्लरी हो गई है बट मैं चीज़ों को खुद इतनी सिंपल वे में समझा रहा हूँ कि आपको पीडीएफ देखने की जरूरत नहीं है, बट आप मेरी बातों को सुनिए। तो मटेरियल डिजाइन क्या होता है, मटेरियल डिजाइन गूगल द्वारा बनाया गया क्यूआई डिजाइन होता है। मतलब मटेरियल डिजाइन को गूगल ने इन्वेंशन किया था मटेरियल डिजाइन को। एंड ये एक फ्रेमवर्क है जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन को मॉडर्न एंड अट्रैक्टिव बनाने के लिए मटेरियल डिजाइन का यूज किया जाता है। यह बना बनाया हमारे पास एक फ्रेमवर्क होता है, लाइक जैसे बना बनाया हमारे पास कोई एप्लीकेशन होता है जिससे हम पीडीएफ टू इमेज क्रिएट कर सकते हैं, इमेज टू पीडीएफ। एंड उसी तरह ये भी एक बना बनाया फ्रेमवर्क होता है। उदाहरण अगर हम समझ लेते हैं, जब हम यूट्यूब ओपन करते हैं तो हमें एक एक्टिविटी रन होने के बाद यूट्यूब पर
फ्रंट एंड पेज शो होता है तथा यूजर एप्लीकेशन को स्क्रॉल करना तथा नेविगेशन यूज करना, सर्च बार पर टैप करना तथा एप्लीकेशन में मिलने वाले स्मूथनेस सब मटेरियल डिजाइन का होता है। सो आप यहाँ पे एग्जांपल को समझ लीजिए। मैंने ये यूट्यूब को खोला एंड यूट्यूब को खोलने के बाद यहाँ पे कुछ बने बनाए चीजें दिखती हैं, जैसे यहाँ पे होम दिख जाता है एंड शॉर्ट्स दिख जाता है, यूजर दिख जाता है। तो ये चीजें हमें बनी बनाई मिलती हैं जिसे हम मटेरियल डिजाइन कहते हैं। एंड मल्टीपल चीजें हमें बनी बनाई मिलती है उसे मटेरियल डिजाइन करते हैं। एंड अगर इसके बात करें कौन कौन सी चीजें मिल सकती हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। नेविगेशन मटेरियल डिजाइन कौन कौन से हो सकते हैं, एक नेविगेशन ड्रॉवर, मतलब जो भी यूट्यूब के मल्टीपल वीडियोस होते हैं वो इस टाइप से आते हैं, एक इधर एक इधर एक इधर, तो ये हमारा नेविगेशन ड्रॉवर हो जाता है। एंड बॉटम नेविगेशन ड्रॉवर, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन आएंगे, प्लस इधर का एरो इधर का एरो, कट एंड बैक जाने का, ये हमारा बॉटम नेविगेशन होगा। एंड टॉप नेविगेशन, ऊपर दिखने वाले ऑल ऑप्शन हमारे टॉप नेविगेशन होंगे। एंड अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो नेविगेशन इजी होता है, ऐप स्ट्रक्चर क्लियर होगा, क्विक एक्शन होगा, डिजाइन प्रोफेशनल होगा। सो आपको ये भी आसानी से समझ में आया होगा। सो अब हम यहाँ पे चैप्टर 6 की तरफ बढ़ते हैं। मैंने बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपको बता दिया। चैप्टर 6 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 6 जो है एंड्रॉइड में हमारे थ्रेड्स इन एंड्रॉइड। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि थ्रेड्स क्या होता है। यहाँ पे मैंने इसे इम्पोर्टेंट का जो मार्क है लगा के रखा है कि थ्रेड क्या होता है। थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस, ये किसी प्रोग्राम के अंदर होने वाला सबसे छोटा एग्जीक्यूशन यूनिट होता है। मतलब थ्रेड जो होता है एक बहुत छोटा प्रोसेस होता है जो किसी प्रोग्राम के अंदर होने वाला एक एग्जीक्यूशन पार्ट होता है। किसी प्रोग्राम में मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं या दूसरे के ऊपर डायरेक्ट इंडिपेंडेंट होता है। मतलब जो हमारा थ्रेड होता है वो एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है। जब हम एक साथ एक से अधिक टास्क को परफॉर्म करना चाहते हैं तो थ्रेड का यूज किया जाता है। लाइक जैसे बैकग्राउंड में डेटा का डाउनलोड करना एंड गेम बिना यूजर इंटरफेस के रोके टास्क परफॉर्म के लिए हम थ्रेड का यूज करते हैं। मतलब जब यूजर कोई भी इंटरफेस चला रहा है, लाइक कोई सॉन्ग चल रही है, तो हमें वहाँ पे गैलरी से भी कोई भी इमेज को चूज करके किसी और को सेंड करना है तो उसके लिए हम थ्रेड का यूज करेंगे। इसमें ऐप का यूज हमेशा मेन थ्रेड पर रहता है एंड कोई भी हैवी टास्क बैकग्राउंड थ्रेड में किया जा सकता है। बिल्कुल जैसे हमें अपने व्हाट्सएप की बैकअप लेना है तो उसके लिए हम थ्रेड्स का यूज कर सकते हैं। थ्रेड एक छोटी लाइट वेट प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे इसका कोड को मैंने मेंशन कर दिया है, बट आपको अगर कोड समझ में आता है तो ठीक, नहीं तो आप मुझसे पढ़ रहे हैं भाई, मैं बता रहा हूँ तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, डोंट वरी। सो हम आगे चलते हैं। थ्रेड के टाइप्स जो होते हैं उसे हम समझ लेते हैं। बिल्कुल भाई, इसे आप याद करके चले जाइए एंड समझ के जाइए कि थ्रेड के मेन 2 टाइप्स होते हैं। एक रन ऑन यूआई थ्रेड एंड वर्कर थ्रेड। रन ऑन यूआई थ्रेड जो होता है रन टाइम में थ्रेड को अपडेट करने के लिए हम रन ऑन यूआई थ्रेड का यूज करते हैं। एंड बैकग्राउंड में चल रहे थ्रेड से मिलने वाले आउटपुट को देख सकते हैं। इस टाइप की एरर को रन टाइम एक्सेप्शन कहते हैं। बिल्कुल रन टाइम में जो भी थ्रेड चलेंगे उसे हम रन ऑन यूआई थ्रेड कहेंगे। एंड वर्कर थ्रेड वो थ्रेड होंगे जो काफी टाइम से चलते रहेंगे। लाइक अब मैं काफी समय से ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ये मेरा वर्कर थ्रेड है। तो आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल एग्जांपल से मैंने करेक्ट आपको एग्जांपल दे दिया। रिकॉर्डिंग मैंने कब से मैंने स्टार्ट की है इसकी, तो 1 घंटा 18 मिनट 48 सेकेंड हो गया है, तो इसे वर्कर थ्रेड बोल देंगे। एंड अगर एडवांटेज की बात करें तो यूआई को ब्लॉक नहीं करता, बिल्कुल एसिंक्रोनस टास्क जो टाइम कंज्यूमिंग टास्क है एंड डुप्लीकेट टास्क नहीं होने देता। मतलब डुप्लीकेट टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं। एंड अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो थ्रेड मैनेजमेंट करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, मल्टीपल टास्क इश्यूज आ सकते हैं एंड मेमोरी कंजप्शन इसमें कुछ ज़्यादा होता है। एंड अब अगर हम बात करते हैं हैंडलर्स क्या होता है, तो थ्रेड्स को हैंडल करने के लिए हम हैंडलर्स का यूज करते हैं। भाई सिंपल टर्म्स में बोल रहा हूँ, थ्रेड्स को हैंडल करने के लिए हैंडलर्स का यूज करते हैं। एंड अगर इसके एडवांटेज की हम बात करें तो थ्रेड को अपडेट करने के लिए इजी होता है, सिंपल मैनेजमेंट है, लाइट वेट है, नो एग्जीक्यूशन लाइब्रेरी। एंड अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें, कोड कॉम्प्लेक्स होगा एंड सिक्योरिटी लो होगी। सो अब हम बात करते हैं JS ऑन। यहाँ पे मैंने कंटेंट को मेंशन नहीं किया है ज़्यादा,
बट आप समझ जाइए, इस चैप्टर से उतना क्वेश्चन आते नहीं, मैंने बट IMP लगाया है, तो एक बार मेरी बातों को सुन के जाइए। तो जेसॉन क्या होता है? जेसॉन का सबसे पहले पूरा नाम जान लेते हैं। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है। एंड जो जेसॉन होता है वो लाइट वेट, रीडेबल एंड स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होता है। इन डाटा को ट्रांसमिट एंड डाटा को स्टोर करने के लिए हम जेसॉन का यूज करते हैं। इसमें डेटा को समझना काफी आसान होता है एंड इजी वे में समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा डाटा होता है वो की वैल्यू में होता है। देखिए, जैसे हम जेसॉन के कोड को इस तरह लिख सकते हैं कि नेम अमित, एज 21, ईमेल आईडी। तो यही हमारा जेसॉन होता है, जो समझने में आसान होता है, लाइट वेट होता है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, इजी टू यूज है। इसमें डाटा की एंड वैल्यू के पेयर में होगा। एंड हम अपने एंड्रॉइड में कैसे कंज्यूम करेंगे अपने जेसॉन को, तो यहाँ पे मैंने सिंपल स्टेप्स लिख दिया है, जिसे आप याद करके जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि कंज्यूमिंग क्या होती है। सबसे पहले तो इसे हम समझ लेंगे। रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम डेटा कंज्यूमिंग का यूज करेंगे। इसके स्टेप को समझते हैं। तो इंटरनेट परमिशन देना होगा, फिर API URL को फाइंड करेंगे, एंड उसके बाद HTTP का यूज करेंगे। HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। एंड स्टेप 4 में रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। गेट पोस्ट पुट से हम अपने रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे। एंड फिर उसके बाद स्टेप 5 को रन करेंगे। जेसॉन फॉर्मेट में रिस्पॉन्ड प्राप्त करता है। जेसॉन फॉर्मेट में ये बिल्कुल रिस्पॉन्स प्राप्त करेगा। एंड फिर स्टेप 6 में जेसॉन डाटा प्रोसेस करेगा। एंड फिर उसके बाद स्टेप 7 में डेटा को यूज करेगा। एंड अगर इसकी एडवांटेज की बात करें तो ये काफी रीडेबल होता है। जेसॉन बिल्कुल काफी रीडेबल होता है एंड सिंपल होता है, इजी होता है। यहाँ पर लिखा भी है कि रीडेबल, लाइट वेट, इजी टू पार्ट्स, मतलब बैकग्राउंड में कोई भी ऑपरेशन इजी वे में परफॉर्म कर देगा। ऑल ऑफ परफॉर्म XML से फास्टर। बिल्कुल जेसॉन जो होता है हमारा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज से काफी फास्ट होता है, क्योंकि जेसॉन में जावास्क्रिप्ट का यूज नहीं किया जाता, बिकॉज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। एंड हम यहाँ पे चैप्टर 7 पे आ गए हैं। एंड्रॉइड डेवलपमेंट के चैप्टर 7 पे हम मूव कर चुके हैं। इसके बाद एक और चैप्टर बचेगा जिसमें हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर 7 की बात करते हैं, नोटिफिकेशन एंड सर्विसेज। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मैंने आपको चैप्टर 1 में ही पूरे सर्विसेज के कॉन्सेप्ट को बता दिया। सर्विस क्या होता है, सर्विस के टाइप, सर्विस एडवांटेज, हाउ टू यूज सर्विस। तो यहाँ पे मैं आपको सर्विस नहीं बताने वाला, बट चीज़ों को रिकॉल कराता रहूँगा। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर 7 में समझते हैं कि यहाँ पे ब्रॉडकास्ट क्या होता है। तो यहाँ पे सिंपल टर्म्स में मैंने मेंशन करके रखा है कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर इन राइट का एक कंपोनेंट है, जो सिस्टम वाइड ब्रॉडकास्ट अनाउंसमेंट को सुनने और रिस्पॉन्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई इवेंट होता है तो इनराइट सिस्टम एक ब्रॉडकास्ट भेजता है। इस ब्रॉडकास्ट को पकड़ने के लिए हम ब्रॉडकास्ट रिसीवर का उपयोग करते हैं। तो अगर आपको मेरी लिखावट समझ में आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे समझाने समझ जाइए। बिकॉज मैंने इस तरह लिखा है कि अगर आप 2-3 बार इसे पढ़ेंगे तो 100% समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको समझाता हूँ कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या होता है। लाइक हमारे पास ये हमारा फ़ोन है, एंड जो कि मैंने बताया था अभी कि मेरी बैटरी लो हो गई। एंड अब इस बैटरी का डायरेक्ट मेरे पास एक आ जाएगा मैसेज, योर बैटरी लो, पावर सेविंग मोड ऑन। तो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट रिसीवर ने सबसे पहले सुना, बैकग्राउंड में एक प्रोसेस हुआ, ब्रॉडकास्ट रिसीवर ने यहाँ पे सुना कि भाई तुम्हारी बैटरी लो हो रही है। तो ये डायरेक्ट तुमको बताना चाह रहा है, तुम्हारे एंड्रॉइड पे एक मैसेज प्रिंट कर दिया, पॉपअप व्यू प्रिंट कर दिया कि तुम्हारी बैटरी 15% है, सर्विस सेविंग मोड ऑन हो गया है, जाके अपना चार्ज में लगाओ। ये हमारा ब्रॉडकास्ट रिसीवर होता है। इसका पूरा काम बस होता है कि सुनने का। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं ब्रॉडकास्ट रिसीवर को रजिस्टर करने के दो तरीके होते हैं। यहाँ पे पहला तरीका है स्टैटिक रजिस्ट्रेशन मेन फेस्ट, मतलब मेन फेस्ट में जो भी ऑपरेशन होगा मेन फेस्ट में होगा। पहला तरीका है स्टैटिक रजिस्ट्रेशन। स्टैटिक रजिस्ट्रेशन तब होती है जब हम ब्रॉडकास्ट रिसीवर को एंड्रॉइड मेन फेस्ट XML में डिक्लेयर करते हैं। एंड ये हमेशा एक्टिव रहता है जब तक ऐप इंस्टॉल ना हो जाएगा, तब तक हमारा स्टैटिक रजिस्ट्रेशन होता रहेगा। लाइक बूट कंप्लीट, बैटरी लो, ETC के लिए हम स्टैटिक रजिस्ट्रेशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप इसको याद करके जा सकते हैं। एंड अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे मैंने इसके कोड को भी मेंशन किया है। सो अगर कोड को आप समझना चाहते हैं
तो सबसे पहले हम यहाँ पे टैग लगा के रिसीवर लिखेंगे एंड्रॉइड का अपने नेम लिखेंगे माई रिसीवर एंड इंटेंट फिल्टर लिखने के बाद एक्शन एंड्रॉइड नेम कौन सा एक्शन हमें परफॉर्म करना है तो एक्शन इंटेंट एक्शन यहाँ पे मैंने लिख दिया बूट कंप्लीट, जब तक बूट कंप्लीट ना हो जाए तब तक चलता रहे एंड इंटेंट फिल्टर एंड रिसीवर। तो अब हम बात करते हैं, मैंने यहाँ पे आपको पहला टाइप बता दिया कि पहला टाइप क्या है। पहला टाइप जो हमारा है स्टैटिक रजिस्ट्रेशन एंड दूसरा जो है वह डायनेमिक रजिस्ट्रेशन। तो डायनेमिक रजिस्ट्रेशन क्या होता है, जब रन टाइम में हमें ऑपरेशन को परफॉर्म या रन टाइम में रजिस्ट्रेशन करना होगा तो हम डायनेमिक रजिस्ट्रेशन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखा भी गया है, यह तब होता है जब ब्रॉडकास्ट रिसीवर को रन टाइम में जावा कोटलिन कोड के माध्यम से रजिस्टर करते हैं, तब हम डायनेमिक रजिस्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं मेन इम्पोर्टेंट जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि नोटिफिकेशन क्या होता है। तुम समझते हैं नोटिफिकेशन, दिस इज द पॉपअप व्यू। बिल्कुल, नोटिफिकेशन हमारा एक स्मॉल पॉपअप व्यू होता है। जब भी हमारे एंड्रॉयड मेरा आता है, जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो डायरेक्ट यहाँ वाले सिंबल पे आता है, हमारे जो स्टेटस बार पे तुरंत हमें दिखा देता है कि हमारा एक नोटिफिकेशन आ गया है। तो यही हमारा नोटिफिकेशन होता है जिसमें हम स्मॉल टाइम के लिए इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए नोटिफिकेशन का यूज़ करते हैं। एंड नोटिफिकेशन का अगर एडवांटेज की बात करें तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए, मतलब जब भी मेरी यूट्यूब पर कोई क्लास चलने वाली है, आपके चैनल को सब्सक्राइब किया है तो डायरेक्ट आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, तो उसे हम रियल टाइम इंफॉर्मेशन कहेंगे। एंड यूज़र इंगेजमेंट, बिल्कुल कोई भी चीज़ को जल्दी से पहचानने के लिए यूज़र इंगेजमेंट एंड बैकग्राउंड में भी वर्क हमेशा करता रहता है। एंड यूआई नो डिस्टर्ब, यूआई को हमारे डिस्टर्ब नहीं करता बल्कि तुरंत इस तरह से हम समझ लेते हैं हमारे पास ये मैसेज आया और 5 सेकंड के बाद ये अपने आप डिलीट हो जाता है। तो यूआई को डिस्टर्ब नहीं करेंगे एंड फास्ट एक्शन होगा, बिल्कुल जैसे ही आता है। अगर हम उसे डायरेक्ट क्लिक कर देते हैं तो हमें डायरेक्ट ये मूव कर देता है यूट्यूब पे। यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब हम इसके डिसएडवांटेज को समझते हैं। तो ये जो हमारा डिसएडवांटेज है, बैटरी, बिल्कुल जब अगर बैकग्राउंड में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो बैटरी हमारा ज़्यादा खाएगा एंड हैंग प्रॉब्लम हो सकती है एंड प्राइवेसी इशू हो सकते हैं। एंड अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, जो हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 8। तो अगर आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई होंगी एंड अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आया होगा, आपको मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें एंड सपोर्ट करें। एंड मैं भी आपको लास्ट में एक चीज़ बताने वाला हूँ जिससे आपको सुनने के बाद थोड़ा सा शॉक होगा, बट मैं बताऊंगा ज़रूर। सो आपको लग रहा होगा मैं चीज़ों को इतनी हल्के वे और सिंपल वे, एंड आपको ये भी क्या पता कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये इतना सरल तो नहीं आता होगा, लेकिन भाई इतना ही सरल चीज़ें आती हैं एंड बस आपको एक बार सुनने की नीड है। आप चीज़ों को बस सुनते जाओ, 100% आप इजी वे में कर सकते हो। तो मैं चैप्टर 8 पे पहुंच गया और मैंने आपको जैसा बताया था कि हम पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। एंड आप जाके अपने बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड्रॉइड उत्तर प्रदेश के छात्र या कोई भी अदर स्टेट के छात्र होंगे, अगर उनके में एंड्रॉइड डेवलपमेंट की सिलेबस एंड सब्जेक्ट होगा तो वो जाके मिला लेंगे। अगर ये टॉपिक नहीं होंगे तो भाई आप मतलब कि कुछ मत करना, आप लाइक भी मत करना, कुछ भी मत करना ना, कमेंट आप बस मुझे मैसेज लिख के कर देना कि भाई यार ये आपका टॉपिक नहीं है, तो मैं मान जाऊंगा, क्योंकि मैंने वो सारे टॉपिक को यहाँ पे मेंशन किया जो एग्जाम में आएंगे और 100% आएंगे। ये जो मेरी है 20-25 ये पीडीएफ है, अगर आपको ये चाहिए तो मैं मेंशन कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर या मैं आपको वहाँ पे अपना जीमेल दे दूंगा या इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा, आप वहाँ पे मुझे मैसेज करके आप डायरेक्ट मुझसे इस वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं। मैं इसे सेपरेट बना के रखा हूँ, डोंट वरी, आप सभी के पास पहुँच जाएंगे एंड फ्री ऑफ कास्ट, नो कोई पैसा, क्योंकि भाई मुझे कंटेंट को प्रोवाइड करना अच्छा लगता है। तो एक तरह से मैं अगर बोलूँ तो मैं भी एक कंटेंट प्रोवाइडर हूँ। तो काफ़ी टाइम से मैं बकवास कर रहा हूँ, तो हम चलते हैं चैप्टर 8 की तरफ। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर 8 है, इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मेंशन कर दिया है कि एंड्रॉइड में एसक्यूएल लाइट डाटाबेस के बारे में बताए, कंटेंट प्रोवाइडर क्या होता है उसके बारे में बताए, एंड CRUD ऑपरेशन को लागू करने का उदाहरण बताइए। आप लोग को तो
डाटाबेस पता ही होगा क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सॉरी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा। एंड मान लीजिए कोई लेटर एंट्री से है तो वो बोलेगा मैंने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर नहीं पढ़ा, बट आपने डाटाबेस तो जरूर पढ़ा होगा क्योंकि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में DBMS नाम का एक सब्जेक्ट था जिसका पूरा नाम था डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एंड जब आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड समर ट्रेनिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको डाटाबेस के कुछ कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। एंड जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, सपोर्टेड स्टोरेज इन एंड्रॉइड इंटरनल एक्सटर्नल शेयर्ड प्रेफरेंस एंड नेटवर्क। तो हम चलते हैं आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंड्रॉइड डाटा स्टोरेज, बिल्कुल। जो पहला हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंड्रॉइड डाटा स्टोरेज, मतलब एंड्रॉइड में हमें डाटा कहाँ स्टोर करना पड़ रहा है। जैसे कि ये हमारा एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, अब इस एप्लीकेशन में अपने डाटा को कहाँ पे स्टोर करते हैं सॉफ्टवेयरी रूप में, तो वहाँ पे इस चीज़ों को बताया गया है। एंड्रॉइड में डेटा स्टोर करने के लिए अलग अलग स्टोरेज मेथड का यूज़ किया जाता है ताकि ऐप बंद होने के बाद भी डेटा रहे। जो यहाँ पे टाइप है, पहला इंटरनल एक्सटर्नल शेयर्ड प्रेफरेंस नेटवर्क स्टोरेज प्रोवाइडर। इंटरनल जो होगा वो हमारी मेमोरी रैम में स्टोर होगा, एंड एक्सटर्नल जो होगा वो हमारे रोम में स्टोर होगा। एंड शेयर्ड प्रेफरेंस मैंने बताया था, ये जैसे की एंड वैल्यू के पेयर हमारा डाटा स्टोर होगा। नेटवर्क स्टोरेज, जैसे हम वाईफाई से किसी भी चीज़ को ऐड करते हैं तो वहाँ पे जब हम दोबारा ऐड करने जाएंगे एंड वाईफाई दोबारा कनेक्ट करने जाएंगे तो हमारा स्टोरेज सेव रहता है। नेटवर्क की इसने अगली बार आके कनेक्ट किया था तो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। एंड कंटेंट प्रोवाइडर, हमें कंटेंट को प्रोवाइड करने के लिए कंटेंट प्रोवाइडर का यूज़ किया जाता है। सो आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने सिंपल टर्म्स में इसलिए समझा। एंड यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कि चीज़ें क्या क्या हैं। तो इंटरनल स्टोरेज जो है फ़ोन को इंटरनल मेमोरी डाटा सिर्फ उसी ऐप के लिए, ऐप डिलीट डाटा डिलीट, मतलब फ़ोन में केवल एक ऐप के डाटा को स्टोर करने के लिए हम इंटरनल स्टोरेज का यूज़ करेंगे। एंड एक्सटर्नल स्टोरेज SD कार्ड फ़ोन स्टोरेज, बल्कि एक्सटर्नल मेमोरी में जो भी डाटा को स्टोर करना होगा तो हम एक्सटर्नल स्टोरेज का यूज़ करेंगे। यहाँ पे इसका यूजेस है लॉगिन डाटा, ऐप सेटिंग के लिए। अगर इसका एडवांटेज को समझा जाए तो सिक्योर डाटा, नो परमिशन नीडेड। एंड डिसएडवांटेज की अगर बात किया जाए तो लिमिटेड स्पेस एंड यूजर एक्सेस नहीं होता। एंड एक्सटर्नल की अगर बात करें तो इमेज, वीडियो, म्यूजिक के लिए हम इसका यूज करते हैं। एंड एडवांटेज लार्ज स्टोरेज, यूजर एक्सेस बेस्ड। एंड डिसएडवांटेज परमिशन नीड, लेस सिक्योर। सो इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस पूछने को आ सकता है, सो आप इसका डिफरेंस देख के जाएं। एंड अब हम बात करते हैं शेयर्ड प्रेफरेंस की। तो यहाँ पे शेयर्ड प्रेफरेंस, जैसा कि मैंने बताया की एंड वैल्यू के पेयर में डाटा को स्टोर करने के लिए हम शेयर्ड प्रेफरेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें होंगी कि यूज़र का नेम, पासवर्ड, टाइम सेटिंग। एंड एडवांटेज इजी, फास्ट एंड नो DBMS। बिल्कुल डाटा सेट प्रेफरेंस में हम DBMS का यूज़ नहीं करते हैं। नेटवर्क स्टोरेज की अगर बात करें तो नेटवर्क स्टोरेज डाटा इंटरनेट सर्वर पे स्टोर, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज के लिए नेटवर्क स्टोरेज का यूज़ किया जाएगा। जिसका यूज़ ऑनलाइन बैंकिंग, बैकअप डाटा। डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो इंटरनेट डिपेंडेंसी होगी एंड स्लो हो सकता है सर्वर, धीरे होने पर रिस्क हो सकता है। बिल्कुल सिक्योरिटी बेस पे हमें रिस्क प्रोवाइड नहीं, मतलब रिस्क हमें मिल सकता है हैकिंग एंड मालवेयर से। इन एडवांटेज जो इसका है, अनलिमिटेड स्टोर मिल सकता है, स्टोरेज मिल सकता है। बिकॉज अगर हमने प्रीमियम एंड सब्सक्रिप्शन लिया है बाकी गूगल की तरफ से हमें क्लाउड का केवल 15 GB स्टोरेज मिलता है। एंड यहाँ पे डाटा एनीवेयर एक्सेस, डाटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लाउड का अगर कोई भी हमने परचेस किया है किसी भी क्लाउड को तो उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड सेफ बैकअप, बिल्कुल क्लाउड में कोई भी डाटा स्टोर होगा तो उसका बैकअप बना रहेगा, हम उसे कहीं से भी यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंटेंट प्रोवाइडर की। कंटेंट प्रोवाइडर क्या होता है? कंटेंट प्रोवाइडर एंड्रॉइड का एक कंपोनेंट होता है जो ऐप का डाटा दूसरे ऐप में सेफली शेयर करता है। मतलब इसे इस तरह समझ सकते हैं कि हमारा एक एंड्रॉइड है, ये हमारा दूसरा एंड्रॉइड है। यहाँ पे एक ऐप है, यहाँ पे एक ऐप है, यहाँ पे एक ऐप। तो इस ऐप का डाटा इस ऐप में सेंड करने के लिए कंटेंट प्रोवाइडर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी जो ऐप है उसका डाटा इसमें शेयर करने के लिए कंटेंट प्रोवाइडर का यूज़ करेंगे। सो कंटेंट ऐप से नंबर, व्हाट्सएप को नंबर चाहिए, ऐप से बिल्कुल कॉन्टेक्ट ऐप में अगर हमें नंबर लेना है
तो बिल्कुल उसका कंटेंट प्रोवाइडर का यूज़ करेंगे। व्हाट्सअप को नंबर चाहिए तो बिल्कुल आपको कंटेंट प्रोवाइडर समझ में आ गया होगा कि हम किस लिए यूज़ करते हैं। किसी भी डाटा को एक ऐप से दूसरे ऐप में सेंड करने के लिए कंटेंट प्रोवाइडर का यूज़ किया जाएगा सेफली। एंड इसका एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, कॉन्टैक्ट ऐप एंड गैलरी ऐप। अब अगर हम इसके वर्क की बात करें तो यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइडर का रीड डाटा, राइट डाटा, डाटा को अपडेट करना, डाटा को डिलीट करना, मतलब रीड डेटा को कहीं से भी लेने के लिए एंड डेटा को इंसर्ट करने के लिए, डाटा को अपडेट करने के लिए जो भी डाटा हम इंसर्ट किए रहेंगे, एंड पूरे डेटा को डिलीट करने के लिए। इसमें परमिशन के बिना एक्सेस नहीं होती, सिस्टम कंट्रोल करता है एंड यूजर अलाउ एंड डेन कर सकता है। बिल्कुल हमें पता है कि यूजर अलाउ एंड डेन क्यों कर सकता है, उसकी परमिशन के बेसिस पे अलाउ एंड डेन कर सकता है। हम बात करते हैं कंटेंट प्रोवाइडर का यूज कहाँ होता है, मैं इसलिए कंटेंट प्रोवाइडर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार आता है। तो कंटेंट प्रोवाइडर का यूज कॉन्टेक्ट एक्सेस के लिए किया जाता है, गैलरी इमेजेस के लिए किया जाता है, कॉल लॉग्स के लिए किया जाता है एंड एसएमएस डाटा के लिए किया जाता है। मतलब कि एक ऐप से दूसरे ऐप में जितनी भी डाटा होगे शेयरिंग वाले रिसोर्सेज एंड एनी एप्लीकेशन, वो सब कंटेंट प्रोवाइडर करेगा। तो अब हम इसके एडवांटेज की अगर बात कर लेते हैं तो इसके एडवांटेज जो है सिक्योर है एंड मैनेजमेंट करता है। डिसएडवांटेज मोर कोडिंग की जरूरत, बिल्कुल अगर हमें कंटेंट प्रोवाइडर का यूज़ करना है तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट में हमें कोडिंग की जरूरत होगी, तभी हम अपने कोड को उस तरह क्रिएट कर सकते हैं जिससे हमारे जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन में हमारा एक अच्छा खासा कंटेंट प्रोवाइडर क्रिएट किया जा सके। एंड परमिशन बेस्ड, इसमें हमें परमिशन की नीड नहीं होनी चाहिए, हम ऐसा नहीं बोल सकते, बल्कि हमें इसमें परमिशन की नीड होनी चाहिए। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं एसक्यूएल लाइट एंड CRUD ऑपरेशन। ये 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भाई इसे प्लीज आप याद करके जाओ। एंड एसक्यूएल लाइट एंड CRUD ऑपरेशन। एसक्यूएल लाइट एंड्रॉइड का इनबिल्ट डाटाबेस है। यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, ये जो लिखा है एसक्यूएल लाइट एंड्रॉइड का इनबिल्ट, मतलब कि हमें एंड्रॉइड डेवलपमेंट, एंड्रॉइड जो एप्लीकेशन है डेवलपमेंट जो किट होता है, एंड्रॉइड स्टूडियो जो होता है, उसमें हमें इनबिल्ट डाटाबेस प्रोवाइड किया जाता है जिसका नाम है एसक्यूएल लाइट। इसका यूज हम ऐप के अंदर डाटा के परमानेंटली सेव करने के लिए करते हैं। बिल्कुल ऐप के अंदर जो भी हम डाटा यूज कर रहे हैं उसे परमानेंटली सेव करने के लिए हम एसक्यूएल लाइट का यूज करेंगे। एंड इसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं होती जब हम एसक्यूएल लाइट का यूज करते हैं, बट कोड को रन करने के लिए इंटरनेट की जरूरत होती है। एंड ऐप के अंदर ही डाटा स्टोर होता रहता है। एंड अगर इस बात करें इस एग्जाम्पल की, तो स्टूडेंट का नेम सेव करने के लिए, लॉगिन डिटेल सेव करने के लिए, प्रोडक्ट लिस्ट सेव करने के लिए, नोट पैड पर डाटा स्टोर करने के लिए एंड्रॉइड एप्लीकेशन में। एंड अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी नीड कहाँ कहाँ किया जा सकता है, परमानेंटली सेव डाटा, लार्ज डाटा के लिए, ऑफलाइन डाटा के लिए हम अपने एसक्यूएल लाइट का यूज करते हैं। एंड अगर एसक्यूएल लाइट के कंपोनेंट को समझा जाए कि एसक्यूएल लाइट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो मैं आपको इसे कंपोनेंट को बताता हूँ। तो यहाँ पे एसक्यूएल लाइट कंपोनेंट पहला है डाटाबेस टेबल रो कॉलम। मतलब डाटाबेस वो होता है जब हम सबसे पहले अगर हमें एसक्यूएल में डाटाबेस को क्रिएट करना होता है तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्रिएट डाटाबेस एंड डाटाबेस का नाम। सबसे पहले क्रिएट डाटाबेस एंड अपने डाटाबेस का नेम लिखते हैं। एंड जब हमें टेबल को क्रिएट करना पड़ता है तो हम लिखते हैं क्रिएट टेबल। सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिएट टेबल एंड अपने टेबल का नाम मैंने लिख दिया ST, ये हमारा टेबल का नाम हो गया। एंड अब हमें इस टेबल में मल्टीपल रो एंड कॉलम को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने एक यहाँ पे ये हमारा ये यहाँ पे एसक्यूएल लाइट में हमारा ये डाटाबेस बना एंड इसके अंदर हमने एक टेबल को बना लिया। एंड अब इस टेबल के अंदर हमें रो एंड कॉलम को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम उस रो एंड कॉलम के मतलब किस टाइप का हमारा कॉलम होना चाहिए उसको लिखेंगे इंसर्ट इनटू कमांड का यूज करके। एंड फिर वहाँ पे हम वैल्यू स्टोर करेंगे कि
नेम क्या है, एज क्या है, एंड अदर जो भी हम यहाँ पे कॉलम क्रिएट कर रहेंगे उसे यहाँ पे मेंशन करेंगे। एंड CRUD ऑपरेशन को हम समझ लेते हैं, मल्टीपल लोगों को पता होगा कि CRUD क्या होता है। जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया CRUD क्या होता है, तो C का मतलब होता है क्रिएट करना, एंड R का मतलब होता है रीड, U का मतलब होता है अपडेट, एंड T का मतलब होता है डिलीट। क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। यहाँ पे CRUD ऑपरेशन समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे इसके डाटाबेस की क्वेरी को भी मेंशन किया है, जो कि आप समझ सकते हैं। DB एक्सेल SQL का ये जो है, यहाँ पे मैं लिखा हूँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट एंड वैल्यू अमित, मतलब इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट वाले टेबल में हमें वैल्यू को इंसर्ट करना है अमित, और 20 अमित है एंड CH 20 है। एंड रीड जो हम करेंगे तो कर्सर C इक्वल टू DB डॉट रो क्वेरी, एंड यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट रेस्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट नाम, पढ़ने के लिए हम सेलेक्ट का यूज करेंगे। एंड अपडेट, अगर हमें डेटा को अपडेट करना है तो हम यहाँ पे अपडेट का यूज करेंगे, जैसा कि आपको मैंने लिखा है db.excel SQL अपडेट एज 21 वेयर नेम अमित, मतलब 21 का जो एज है 21 कर दो, किसका, अमित का, अमित का एज 21 कर दो। एंड यहाँ पे डिलीट ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करेंगे तो DBEXESQL डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम अमित, मतलब स्टूडेंट वाले टेबल में से अमित का नाम डिलीट कर दो। तो यहाँ पे आपको चीज आसानी से समझ में आ गई होगी। एंड यहाँ पे मैंने ब्लैक पेन से लिखा है कि SQL, यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो SQL है, SQL ओपन हेल्पर का यूज SQL डेटाबेस के लिए होता है। मतलब जब हमें SQL लाइट में चीज़ें नहीं समझ में आती तो वहाँ पे ओपन हेल्पर का भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे मेंशन करके रखा है SQL का, आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं कि क्रिएट टेबल स्टूडेंट। सबसे पहले हम एक स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट करेंगे। हमारा ये यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हो गया स्टूडेंट नाम का, एंड ID नेम एज, यहाँ पे हमारी ID हो गई, एंड ये हमारा एज हो गया ID एज, एंड जो हमारा एंड नेम भी है इसी में, तो हम यहाँ पे समझ लीजिए आप हमारा नेम है। एंड जो हमारा ID होगा वो इंटीजर एंड प्राइमरी की होगा, जो हमारी ID होगी वो प्राइमरी की होगी, जो भी ID होगी वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती है, एंड इंटीजर वैल्यू होगी। एंड नेम जो होगा हमारा टेक्स्ट रहेगा, कैरेक्टर रहेगा। हम यहाँ पे हम चाहे तो यहाँ पे 250 कैरेक्टर लिख सकते हैं, बट अगर नहीं लिखेंगे तो भी कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज डिफ़ॉल्ट रूप से वो 250 ले लेता है। एंड एज जो है हमारा इंटीजर रहेगा, एंड यहाँ पे इसे बंद कर दिया जाएगा। एंड इसके अंदर फिर हमें जब डाटा को इंसर्ट करना होगा तो हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, लिख के कैसे क्वेरी चलाएंगे। बाकी अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ आप इसे इग्नोर कर दीजिए। जितनी चीज़ें मैंने अभी तक बताई उसको आप दिमाग में रखे रहिए। अगर इसके एडवांटेज की बात करें SQLite की, तो बिल्ड डाटाबेस, नो नीड इंटरेक्ट, एग्जीक्यूट डाटा। एंड अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो लार्ज डेटा के लिए एंड मल्टी यूजर को सपोर्ट के लिए, एंड सिंपल एंड इजी टू यूज SQLite। सो यहाँ पे मैंने चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक का पूरा आप लोग को चीज़ें समझा दी हैं। सो आप लोग को यहाँ तक शायद चीज़ें इजी वे में समझ में आ गई होंगी। तो सभी लोगों थैंक यू यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए। एंड अगर आपको मेरी कंटेंट पसंद आई होगी, मेरी लैंग्वेज समझ में आई होगी, एंड चीज़ें समझ में आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए एंड अपने मल्टीपल दोस्तों को बताइए। एंड मैंने आपको लास्ट में बोला था कि मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो कि नहीं बतानी चाहिए मुझे। तो एवरीवन, आप लोग को जैसा पता ही होगा कि मेरा नाम शिवांग पंडित है, एंड मैं डिप्लोमा का ही स्टूडेंट हूँ, एंड मैं बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन 6th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम शिवांग द्विवेदी है, एंड मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का ही स्टूडेंट हूँ। मैंने ये नोट्स अपने हाथों से बनाया था। सो एकदम सिंपल वे में मैंने सोचा सभी के पास तक ये पहुँचना चाहिए, ताकि आप लोग को जो सही लगे आप उस कंटेंट को अपने अंदर रखिए एंड इसे एक्सप्लेन करिए, एंड अपने अंदर के पावर को बढ़ाइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव एंड अदर्स वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड मैंने
CUT का भी प्लेलिस्ट बनाया है, सो प्लीज़ उसे जाके देखिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टा ID एंड ईमेल को मेंशन कर दूंगा, वहाँ पे मुझे मैसेज करके इस वीडियो का PDF आप ले सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।